जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट लेक्चर ऑफ द जून मंथ करंट अफेयर्स। जून 2024 के करंट अफेयर्स का 5 लेक्चर्स का ये फर्स्ट सेशन है, जिसमें हम नेशनल न्यूज और इकोनॉमी न्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बहुत सारी न्यूज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, नई सरकार बनी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और भी बहुत कुछ हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहले नेशनल न्यूज में इलेक्शन से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कह लीजिए इलेक्शन हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी भारत, और उसके चुनाव हुए। लगभग 2.5 महीने चुनाव चले और उसके बाद 4 जून को फाइनली रिजल्ट आए। और जो सबसे बड़ी बात हुई कि 64 करोड़ लोगों ने इस इलेक्शंस में वोट किया है। 64 करोड़ वोटर्स, अप्रोक्सीमेटली डबल द पॉपुलेशन ऑफ यूएसए। तो इतने लोगों ने जाकर जो है वोट किया है। इंडिया क्रिएट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड विद 64.2 करोड़ वोटर्स पार्टिसिपेटिंग इन द लोकसभा इलेक्शंस। ये जानकारी दी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। अब देखो, यहां पर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स का नाम याद होना चाहिए। मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया था, जब नए इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट हुई थी, तो यहां पर ज्ञान ज्ञान का सुख मिलते ही क्या मिलेगा आपको? राज मिलेगा। ज्ञान का सुख मिलते ही, ठीक है, ज्ञान से ज्ञानेश कुमार और सुख से सुखबीर सिंह संधू, एंड उसके बाद हो गया आपका राजीव कुमार। तो ज्ञान का सुख मिलते ही आपको राज मिलेगा। ठीक है जी। चलिए, तो यहां पर इन दिस लोकसभा पोल्स 31.2 करोड़ वुमेन वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, विच इज आल्सो द हाईएस्ट एवर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इतने महिला वोटर्स ने वोट किया। लगभग लगभग 66% के लगभग जो है वोटिंग परसेंटेज रहा। अगर हम बात करें नोटा की, नन ऑफ द अबव, ठीक है, नन ऑफ द अबव जो है सबसे ज्यादा वोट लेकर गया इंदौर में एक्चुअली क्या हुआ कि एक जो मेन ओपोजिशन पार्टी थी, वहां का जो कैंडिडेट है वो विड्रॉ कर लेता है नॉमिनेशन को। तो बहुत सारे लोग जो है नोटा को जाकर बटन दबाते हैं, और लगभग 1.5 लाख से ज्यादा वोट जो है यहां पर मिले, 1,55,000 वोट्स। ठीक है जी। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके पास था? गोपालगंज बिहार में 2019 के इलेक्शंस में, जिसमें 51,000 से ज्यादा वोट्स थी। ये सीधा सीधा क्या दर्शाता है? नन ऑफ द अबव क्या है कि आपको कोई भी कैंडिडेट, जो कैंडिडेट्स हैं मैदान में, उनमें से आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये है नोटा। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोरेज ग्रीन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर। देखिए, अभी के लिए जो हमारा भारत में अनाज जो स्टोर किया जाता है, वो जनरली सरकार के द्वारा एफसीआई के गोडाउन्स पे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स में किया जाता है। अब सरकार जो है कोऑपरेटिव सेक्टर को इसमें लाना चाहती है। देखिए, कोऑपरेटिव सेक्टर को आप ऐसे समझिए कि जब भी एक बहस होती है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम अच्छा है या सोशलिस्ट सिस्टम अच्छा है, तो उसके दोनों के ही अपने फायदे नुकसान हैं। बट जो कॉपरेटिव सेक्टर है, वो कह लीजिए बेस्ट ऑफ बोथ लेकर आता है। ठीक है, उसमें जो ओनरशिप है वो सरकार की नहीं है, ना ही किसी एक इंडिविजुअल की है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबका जो है ओनरशिप रहता है। ये एक खास पॉइंट है कॉपरेटिव सेक्टर का। तो यहां पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन स्टोरेज प्लान जो है कॉपरेटिव सेक्टर में लाने की बात की जा रही है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ऑब्वियसली होगा, फूड प्रोसेसिंग और कंज्यूमर अफेयर्स, ये 3 मंत्रालय जो है इनका एक कह लीजिए ज्वाइंट वेंचर होगा ये। नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन मीटिंग कमेटी बनाई गई है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान है, और इसमें इसको पायलट बेसिस प्रोजेक्ट पे 11 राज्यों में लागू किया गया था। जो 11 राज्य थे, ये नाम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये फैक्ट नहीं याद रखना है कि 11 राज्य कौन कौन से हैं, बट हाँ, आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, कोऑपरेटिव सेक्टर में कैसे इसको लाया जाए। इसमें जो है डेवलप किया जाएगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को एट द प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जैसे मैंने आपको बताया कि कोऑपरेटिव सेक्टर का बेनिफिट क्या है। देखो, एक बेस्ट एग्जांपल कोऑपरेटिव सेक्टर में जो दिमाग में आता है वो अमूल। ठीक है, या जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, बहुत सारी स्टेट्स में अलग अलग तरीके के मिल्क कोऑपरेटिव्स हैं। वेरका है, सांची है, उसके बाद मदर डेयरी है। तो इस तरीके से नंदनी है कर्नाटका में। तो ये मिल्क कॉपरेटिव्स काफी ज्यादा फेमस हैं, जो कहीं ना कहीं हम मतलब रेगुलर, एक ऐसा प्रोडक्ट जो रेगुलर यूज करते हैं। बट उसके अलावा बहुत सारे
और भी कॉपरेटिव्स आपको भारत में मिलते हैं। कॉपरेटिव्स को लेकर एक और फैक्ट जो आपको बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल में, आज का पहला क्वेश्चन, कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं उसमें बदलाव किया गया, मतलब आर्टिकल 19 है जैसे, और एक और आर्टिकल है डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जो ऐड किया गया है, वो आप लिखेंगे कौन सा आर्टिकल है जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से ऐड किया गया है। चलिए, तो ये है आपका, इसमें ऑब्वियसली स्टेट्स और सेंटर मिलकर काम करेंगे। ठीक है, और इसमें जो लगभग इन्वेस्टमेंट है वो 1.25 करोड़ की है, और 700 लाख टन स्टोरेज कैपेसिटी जो है यहां पर डेवलप की जाएगी। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने रिकंस्टिट्यूट किया है जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, जिसकी जो अध्यक्ष होंगी वो जस्टिस सीमा कोहली होंगी, जो कि खुद एक सुप्रीम कोर्ट की जज हैं। देखिए, ये एक मैंडेट है कि जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें एक जेंडर सेंसिटाइजेशन और इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होनी चाहिए, और जनरली उसकी जो चेयरपर्सन होता है वो कोई महिला ही रहती हैं। ठीक है जी, जरूरी नहीं है, बट अगर वहां पर एक महिला ऑफिसर हैं तो उनको अपॉइंट किया जाता है। सो यहां पर सुप्रीम कोर्ट में ये सेंसिटाइजेशन कमेटी बाय चांस कुछ समय से नहीं थी। ये भी एक कह लीजिए अपने आप में बहुत ही डिलिमा वाली बात है, और बहुत ही विचित्र बात है कि सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं था। सो रिकंस्टिट्यूटेड जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी 12 मेंबर कमेटी होगी, हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है जी, ये इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कॉन्फर्ड बाय द क्लॉज 4(2) ऑफ द जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसको लेकर रेगुलेशन है 2013, जो बहुत ही फेमस जजमेंट है, विशाखा गाइडलाइंस। ठीक है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस के बारे में काफी डिटेल गाइडलाइन थी। उसके बाद आपका 2013 में जो क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट आता है, और अब तो 1 जुलाई से जो है नया जो है क्रिमिनल लॉज भी, आईपीसी सीआरपीसी आ गया है, एविडेंस एक्ट, 3 एक्ट जो है नए आए हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए, नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर लॉन्चेस ट्री प्लांटेशन कैंपेन। 5 जून को होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। तो उस दिन जो है पेड़ लगाया गया, और ये पेड़ जो है उन्होंने नाम इसको दिया, एक पेड़ मां के नाम। ठीक है जी, जैसे मतलब आप अपने मदर के नाम से जो है एक पेड़ लगाएं, और प्लांटेड अ पीपल ट्री एट बुद्धा जयंती पार्क इनिशिएटेड बाय यूनाइटेड नेशंस। ये जो पर्टिकुलर दिन मनाया जाता है, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, ये एक दौर था 1960s का, जब दुनिया में बात चलने लगी कि डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है, तो लोगों ने कहा कि जी, किसकी जेब में कितना पैसा है, ये विकास है। ठीक है, मतलब इकोनॉमी जीडीपी के बेसिस पे होता था। फिर ये समझ आया कि नहीं, अगर हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। तो फिर बात आनी शुरू हुई ग्रीन इकोनॉमी की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो ये कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और ये पहली बार ये कॉन्फ्रेंस 5 जून 1972 को हुई थी। तो अगले साल से ही ये दिन जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में बनाया जाता है। ठीक है जी, सो एवरी ईयर ऑन 5 जून। नेक्स्ट आता है प्रियंका झारकी होली, यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू विन फ्रॉम द अनरिजर्व्ड सीट। तो एक पहली बार जो है, कह लीजिए एक महिला, ठीक है, ट्राइबल महिला, इनके पिताजी भी पॉलिटिक्स में हैं। सो कांग्रेस नॉमिनी प्रियंका झारकीहोली हैज वॉन फ्रॉम द चिकोड़ी कर्नाटका। शी बिकेम द यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू एंटर पार्लियामेंट फ्रॉम अनरिजर्व्ड सीट इन कर्नाटका। ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये क्योंकि इलेक्शन से रिलेटेड है, कुछ बहुत ही स्पेसिफिक सा फैक्ट है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ताशी गंग, वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन, स्टैंड्स एट 15,256 फीट, मतलब लगभग 15,000 फीट की हाइट पर। तो कहां पर है ये ताशीगंग? ये है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, स्पीति वैली, लाहौल स्पीति, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 15,000 फीट। और 2019 के इलेक्शंस में द पोलिंग स्टेशन वाज सेटअप फॉर द 2019 लोकसभा इलेक्शन, व्हेन 100% पोलिंग वाज रिकॉर्डेड। छोटा सा एरिया है, कम लोग हैं, 100% पोलिंग उस समय पर रिकॉर्ड की गई थी इस पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन से। नेक्स्ट आपका जो सेक्रेटरी है माइती इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिजीनियस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम और एयर प्रवाह ऐप। देखिए, जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है, ठीक है, अभी कोई एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, जैसे ही मान लीजिए हमारे ये मंथली करंट अफेयर्स अक्टूबर के महीने में पहुंचेंगे, तो फ्रंट पेज की खबरें होंगी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में ये है, नॉर्थ इंडिया के अलग अलग शहरों का डाटा आएगा।
तो हमेशा से ये कहा जाता है कि उस समय पर बहुत हौ-हल्ला होता है, बट बाकी साल में जो है सब लोग ठंडे सुस्त पड़ जाते हैं, तो ये कहीं न कहीं उसी डायरेक्शन में काम है, आप कह सकते हैं। तो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम जो है डेवलप किया गया है इंडिजीनियस, इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी है। भारत में जो है इसको बनाया गया और एक ऐप लाई गई है एयर प्रभाव। सो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, सो लॉन्च्ड एयर प्रवाह ऐप। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है नेम्ड एयर प्रवाह, रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग आपको बताएगा। मतलब किसी भी जगह पर एयर क्वालिटी कैसी है वो रियल टाइम बेसिस पे आपको पता लग पाएगी। ये जो है यहाँ पर किसके द्वारा डेवलप किया गया है, मैती के द्वारा। ठीक है जी। मैती एक ग्रुप भी है कहां पर, मणिपुर में। मैती, कुकीज, नागास, मैतीज और कुकीज के बीच में डिस्प्यूट भी चल रहा है पिछले साल से। ओके, सो इसमें कौन-कौन से पॉल्यूटेंट्स होंगे, पीएम 1.0, पीएम 2.5, 10, SO2, NO2, इन सब के बारे में आपको बताएगा। ठीक है, मतलब कितना पॉल्यूटेंट जो है किस पर्टिकुलर कह लीजिए उसका लेवल है, वो सारी की सारी जानकारी आपको वहां पर मिल पाएगी। ठीक है जी। इसके अलावा ये डेवलप किया गया है सीडैक के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद टेक्समिन। टेक्समिन जो कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद एंड इंडस्ट्री पार्टनर जेएम इन्वायरो लैब। प्रवाह ऐप आपको बिल्कुल डेफिनेटली पता होना चाहिए कि क्या है प्रवाह ऐप। नाम से क्लियर हो रहा है प्रवाह। ठीक है, हवा का प्रवाह कैसा है। ठीक है जी। इंडिया नेम्स 2 न्यू वेटलैंड साइट्स ऑन ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसको तो मेरी तरफ से आप स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है लगभग सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि वेटलैंड साइट्स कौन सी ऐड हुई है रिसेंटली। ठीक है जी। तो नाग और नाक्टी, ठीक है, ये कहां पर है, बिहार में। इसकी छोटी सी एक ट्रिक मैंने बनाई है। देखो बिहार शब्द जो है कहां से आया है, अभी यहाँ पे हम एंशिएंट हिस्ट्री में चलेंगे। बिहार शब्द आया है बिहार से, है ना, बुद्धिस्ट विहार, चैत्यास। ठीक है, तो विहार क्या होते थे, जहां पर मॉन्क्स रहते थे। चैत्य होता है असेंबली हॉल्स। तो विहार, तो ऐसे समझ लो विहार मतलब घर। ठीक है, और वहां पर आ गया है नाग। ठीक है, और नाग क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है। ठीक है, नाटक कर रहा है मतलब वो गाना है। ठीक है, मैं नागिन तू सपेरा, तो वो डांस कर रहा है। ठीक है, तो नाग और नागटी, ठीक है, बिहार में। बिहार से बिहार हो गया। सो दोनों ही बर्ड सेंचुरीज कहां पर हैं, बिहार में है। ठीक है, तो वर्ल्ड अगर वेटलैंड साइट्स की बात करें, ठीक है, रामसर वेटलैंड साइट्स की बात करें, तो रामसर एक जगह है कहां पर, ईरान में। ठीक है, रामसर एक जगह है ईरान में। 1972 में ये कह लीजिए शुरुआत हुई थी इसकी। और उसके बाद जो है उसके बाद जो है इसमें रामसार वेटलैंड साइट्स जो है समय समय पर ऐड होती रहती हैं। अभी रिसेंटली काफी ज्यादा वेटलैंड साइट्स इसमें ऐड हुई हैं, टोटल हो गई है 82। ठीक है जी, 82 जो है इंडिया में वेटलैंड साइट्स हो गई हैं। और वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड एक ऐसा इकोसिस्टम होता है जिसमें वाटर इज अ की। मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम जो पानी के इर्द गिर्द बसा हुआ है। जैसे एग्जांपल लेक ले लीजिए, ठीक है, झील ले लीजिए, तो वो झील बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर केंद्र बिंदु झील है। ठीक है, उसके आसपास पशु पक्षी जो हैं वो उसी के इर्द गिर्द जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो सॉरी 1972 बोला मैंने, आई एम रियली सॉरी, प्लीज करेक्ट इट इज 1971। ठीक है, 19 सेकंड फेब जो होता है वो वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है। प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, 1972 में हुई थी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो प्लीज इसको ठीक कर लीजिएगा, आई एम रियली सॉरी। ओके, सो 1984 में द वेटलैंड वाज डेजिग्नेटेड एज वर्ल्ड बर्ड सेंचुरी। ठीक है, 1984 में द वेटलैंड वाज डेजिग्नेटेड एज अ बर्ड सेंचुरी। जो नागटी है उसकी बात की गई है। और यहां पर आपको रेड क्रेस्टेड पोचार्ड भी मिलता है। ठीक है, पोचा की तरह समझ लीजिए। ठीक है, तो घर में पोचा रेड कलर का लगाया जा रहा है, मतलब याद रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट आपका आता है कॉन्ग्रीगेशंस ऑफ बार हेडेड गीज। ठीक है, बार हेडेड गीज। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटलिस्ट जयधार गुप्ता एंड विजय धमसाना क्रिएटेड इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर इन अ टाइगर रिजर्व। दो इन्वायरमेंटलिस्ट ने पूरा का पूरा बायोस्फीयर क्रिएट कर दिया। कैसे बायोस्फीयर क्रिएट कर दिया देखते हैं। देखो राजाजी राघाटी बायोस्फीयर 35 एकड़ प्राइवेट फॉरेस्ट इनिशिएटिव है। ठीक है, 35 एकड़ में पूरा का पूरा जंगल तैयार कर दिया गया है। विजय धमसाना वो इज नोन एज रिस्टोरिंग द अरावली लैंडस्केप। और ये जो है स्टार्ट किया गया है राजाजी नेशनल पार्क, सिचुएटेड विद इन द राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड। बायोस्फीयर ओवरलुक्स द रॉकी व्हाइट रागाती रिवर बेड। और जो है यहां पर
nestled in the शिवालिक फुटहिल्स। इन दोनों ने मिलकर एक्सटेंसिव सर्वे किया और यहाँ पर कौन-कौन से प्लांट स्पीशीज ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सकती हैं, वो यहाँ पर कह लीजिए 35 एकड़ का जो है एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट तैयार कर दिया गया है। ठीक है जी, कहते हैं ना एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता या कुछ लोग मिलकर क्या नहीं कर सकते, तो ये एक एग्जांपल है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है लोकसभा सेक्रेटेरिएट डेवलप प्रेरणा स्थल टू शोकेस स्टैच्यूज ऑफ ग्रेट लीडर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। तो अब देखो इससे पहले क्या था कि जो पुराना कह लीजिए सदन था, उसमें जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं हमारी देश की, उनकी उनके जो भी स्टैच्यूज थे वो अलग अलग जगह थे। अब उनको एक जगह ला के रख दिया गया और उस जगह का नाम दे दिया गया है प्रेरणा स्थल। ठीक है, मतलब इनसे हमें प्रेरणा मिलती है, ठीक है, इंस्पिरेशन मिलती है, तो उसका नाम दिया गया है प्रेरणा स्थल, उसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका मिशन कर्मयोगी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। 6 पिलर्स ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। देखो इसका इसका मकसद ये है कि जनरली कई बार ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट जॉब में, सिविल सर्विसेज में जाने के बाद वो जो इनिशिएटिव है, ठीक है, वो कम हो जाता है, उतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं हो पाती है, रेगुलर ट्रेनिंग नहीं हो पाती है। तो इसी चीज को कह लीजिए एड्रेस करने के लिए मिशन कर्मयोगी लाया गया, ताकि समय समय पर जो है बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो। होती है ट्रेनिंग कोर्सेज, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, बट और इफेक्टिव कैसे हो सकता है। ठीक है, तो पॉलिसी फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो कि कह लीजिए सिविल सर्वेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, इन सब की जो है बात की गई है आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग में। सो यहां पर अगर आप देखेंगे नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, मकसद है 2047 तक जो है इंडिया की सिविल सर्विसेज को ट्रांसफॉर्म करना, टू ट्रांसफॉर्म इंडिया 3 मिलियन सिविल सर्वेंट्स इनटू सिटीजन सेंट्रिक, फ्यूचर रेडी एंड रिजल्ट ओरिएंटेड कर्मयोगी। हाँ, मतलब कर्म प्रधान देश की जो हम बात करते हैं, इसमें IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो है assess the impact by seeking inputs from recently trained staff सुपरवाइजर्स के, मतलब क्या क्या इसमें बदलाव हो सकते हैं, कैसे कैसे चेंजेस हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो, सर्विसेज ओरिएंटेड हो, ठीक है, सिविल सर्विसेज है, तो वो सारी चीजों पर फोकस किया गया है यहाँ पर। ठीक है जी, सो इट वाज द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड इन 2021, ताकि जो पॉलिसी गाइडेंस दे और कैपेबिलिटीज को एनहांस करे सारे लेवल्स पर। तो एक मतलब कह लीजिए कमीशन बनाया गया है, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ली है और दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हो गए हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार शपथ ली है। इससे पहले पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है जी, और यहां पर जो है 2 बार कह लीजिए पूर्ण बहुमत की सरकार थी, इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, 240 सीटें हैं। उसके बाद बाकी अलायंस पार्टनर्स के साथ मिलकर जो एनडीए की सरकार बनाई गई है, उसके जो अध्यक्ष कह लीजिए नेता चुने गए, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी चुने गए और उन्होंने शपथ ली, और उनके साथ जो है 72 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 72 जो है मंत्रियों ने शपथ ली। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अगर आप देखेंगे 3 तरीके के मिनिस्टर्स आते हैं। एक कैबिनेट रैंक आता है जो सबसे ऊपर है, जो कंप्लीट उनके पास मंत्रालय का चार्ज रहता है। एक एमओएस आता है जिसको हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहते हैं, हिंदी में राज्य मंत्री कहा जाता है। और एक आता है, तीसरा आता है डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है, आज के समय पर कोई भी डिप्टी मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, पहले भी नहीं था अभी किसी सरकार में। एमओएस में भी 2 पार्ट्स आते हैं, एमओएस इंडिपेंडेंट आता है, ठीक है जी, और एक एमओएस आता है। इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि उनको कैबिनेट रैंक का दर्जा तो नहीं दिया गया है, बट वो अपने मंत्रालय को लेकर स्वतंत्र है, स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। और एक आता है एमओएस, सिंपल एमओएस, वो किसी ना किसी कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत काम करते हैं, मतलब वो उनको एक मंत्रालय में कोई ना कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या सेट ऑफ डिपार्टमेंट्स दे दिए जाते हैं। ठीक है जी, तो इसमें अगर आप देखेंगे 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज हैं और 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं। ठीक है जी, तो ये जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। राम मोहन नायडू जो कि आंध्र प्रदेश से आते हैं, वो यंगेस्ट यूनियन मिनिस्टर बने हैं। मिनिस्टर्स की अगर हम चर्चा करें तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसमें कि 15% का जो है अपर लिमिट रखा गया है, जो भी लोकसभा या स्टेट्स के केस में विधानसभा, उसका 15% से ज्यादा जो है मंत्री नहीं हो सकते। विधानसभा के केस में एक और छोटा सा फैक्ट है, जो है जिसमें कहा गया है 12
या 15%, ठीक है जी। ये जो होना चाहिए, और इसके अलावा दिल्ली विधानसभा के केस में 10% का नंबर है। तो ये मेरे को आपने बताना है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। ये आज का दूसरा क्वेश्चन है, पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ये क्वेश्चंस आप क्यों पूछते हैं, ताकि आपकी रिवीजन हो, आप थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो, गूगल सर्च करें, थोड़ा सा मेहनत करें। सारी चीज जो है जब परोस के दी जाती है तो उसकी वैल्यू भी नहीं होती है। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो द रीजन। चलो ठीक है, ये हो गया आपका 272 का मार्क है, जो अचीव करना होता है। 543 सीट्स हैं, मैक्सिमम जो कह लीजिए यहां पर आपका जो लोकसभा में नंबर है दैट इज 550। ठीक है जी, 540 सीट्स। तो यहां पर आप कह लीजिए 542 सीट्स पे हुआ, क्योंकि जो बीजेपी के सूरत के कैंडिडेट थे वो एक ही कैंडिडेट थे और कोई कैंडिडेट था ही नहीं वहां पर। ओके, नेक्स्ट आता है आपका 7 इनवाइटीज थे पड़ोसी देशों के, पाकिस्तान नहीं था उसमें, और भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, सेशल्स और श्रीलंका। इससे पहले 2014 में सार्क कंट्री, साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, ठीक है, यहां पर उनके कह लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलाए गए थे। उस 2019 में बिम्स्टेक के, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन के कह लीजिए सदस्यों को बुलाया गया था। तो ये सीधा सीधा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी दर्शाता है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ये कहता है कि जियो पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा हमारा रिलेशन किसके साथ अच्छा होना चाहिए, हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छा होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये उसी तर्ज पे ये जो है कह लीजिए जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको बुलाया गया है। लोअर हाउस की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया मैक्सिमम नंबर जो है 550, आउट ऑफ विच 530 टू बी द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट, 20 फ्रॉम द यूटीज। ये थोड़ा सा स्टैटिक फैक्ट है, पॉलिटी वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली आई एम होपिंग कि आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा है, बट देयर आर फैक्ट्स। मैंने आपको बताया 543 सीट्स हैं, कुछ सीट्स हमने खाली भी छोड़ी हुई हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इस तरीके से। एंड नॉर्मल टर्म कितनी होती है, 5 साल होती है। मिनिमम एज लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 साल है, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल है। ठीक है जी, स्पीकर जो है हेड ऑफ द ओम बिरला जी को दोबारा चुन लिया गया है। ठीक है, ये भी बहुत कम चांसेस हैं कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं रिपीट हुए हैं। ठीक है, जो लोकसभा के स्पीकर हैं रिपीट हुए हैं, तो यहां पर ओम बिरला जी को दोबारा चुना गया है। 20 साल बाद ऐसा हुआ है। इससे पहले पीए सांगमा जो कि मेघालय से आते हैं, ठीक है, मेघालय से आते हैं, वो वाज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ 11th लोकसभा। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से उनको जो है लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, ये मिनिस्टर्स की पूरी लिस्ट है, और उसके बाद क्या क्या पोर्टफोलियोज मिले हैं। पोर्टफोलियोज का मतलब होता है कौन कौन सा मंत्रालय है। तो प्रधानमंत्री जी के पास जो है भी कुछ मंत्रालय होते हैं, कौन कौन से हैं देख लो, ये इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री जी खासकर। मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज एंड ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर। ठीक है, जो कोई भी मंत्रालय किसी मंत्री को नहीं दिया गया है स्पेसिफिकली, वो सारे मंत्रालय ऑटोमेटिकली प्रधानमंत्री जी के पास आ जाते हैं। अब देखो ये वाले जो कह लीजिए पहले तीन हैं, जो ये डिपार्टमेंट जनरली आप देखेंगे हमेशा प्रधानमंत्री के पास ही रहते हैं। भैया यूपीए की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, वो हमेशा से इन्हीं के पास रहे हैं। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट लिस्ट। इसको लेकर ऋचा मैम ने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है जिसमें याद भी कराया गया है। प्लीज गो थ्रू दैट लिस्ट, क्योंकि उसमें बहुत सारी ट्रिक्स भी मैम ने जो है बताई हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है पहला जो डिसीजन लिया गया कैबिनेट के द्वारा, वो ये लिया गया कि 17th इंस्टॉलमेंट दी गई है किसान सम्मान निधि में। किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपए दिए जाते हैं किस्त में, और साल में ऐसी 3 किस्त दी जाती है, मतलब टोटल जो है 6,000 रुपया जो है किसानों को दिया जाता है, एक कह लीजिए सहायता राशि के रूप में। और इसमें जो है 9 करोड़ 30 लाख फार्मर्स को लगभग 20 हजार करोड़ से ज्यादा जो है पैसे दिए गए हैं, रुपए दिए गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें तो 100% फंडिंग है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब ये है कि ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होती है। एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो कि सेंटर और स्टेट मिलकर फंड करते हैं। ठीक है, उनकी रेशो अलग अलग हो सकती है स्टेट टू स्टेट,
बट वो दोनों का फंडिंग होती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग होती है 100%। ओके, सो 6,000 की राशि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं, एनएचआरसी कॉल्स फॉर इरेडिकेशन ऑफ नाथ प्रथा। ठीक है जी, ये नाथ प्रथा जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात के कुछ इलाकों में आपको देखने को मिलती है। और इसमें कहा गया है कि इसको लेकर एनएचआरसी ने, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने रिपोर्ट मांगी है। और नाथ प्रथा ये बेसिकली कंपेरेबल टू द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, गिवन इमोरल कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस प्रथा ऑन वुमेन एंड माइनर गर्ल्स। एनएचआरसी ने कहा है कि इसको खत्म करने की जरूरत है, इसको एरेडिकेट और अबॉलिश करने की जरूरत है। ठीक है जी। और जिसमें कई बार ये भी देखा गया है कि इट इज लाइक, मतलब कुछ केसेस में सेलिंग ऑफ गर्ल्स ऑफन ऑन स्टैम्प पेपर अंडर द गाइज ऑफ मैरिज ऑफन इन्वॉल्व्स चाइल्ड मैरिज। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, इस तरीके के केस आते हैं जिसको लेकर काफी ज्यादा जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात की गई है एनएचआरसी से। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें तो इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 है। चाइल्ड मैरिज जो है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006। उसके अलावा पॉस्को एक्ट है 2012 में, जिसमें कहा गया है प्रिवेंशन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंसेस से बच्चों को बचाना। सो पॉस्को एक्ट बहुत स्ट्रिक्ट कह लीजिए एक्ट है। उसके अलावा बात करें तो यहां पर विलेज लेवल, सेटिंग अप ग्रुप एट द विलेज लेवल टू रजिस्टर द केसेस ऑफ नाथ प्रथा इन एडिशन टू बिल्डिंग अवेयरनेस और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अ लीगल इशू, इट्स अ सोशल इशू ऑल्सो। सो सोशल इशूज कैन नॉट बी tackled only with the forceful law. ठीक है, इट हैज टू बी टैकल्ड बाय एजुकेशन अवेयरनेस ऑल्सो। आगे चलते हैं, यूनिवर्सिटीज विल बी अलाउड टू ऑफर एडमिशंस ट्वाइस अ ईयर ऑन द लाइंस ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज। ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है यूजीसी के द्वारा। देखिए, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जब भी आप, मतलब अगर आप में से किसी ने या आपके जानकारी में किसी ने अप्लाई किया हो, तो दो जो है वहां पर साइकिल्स रहते हैं साल में। मतलब एक उनसे पूछा जाता है कि आप कौन से साइकिल में जाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब किस साइकिल में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहां पर भी ऑप्शन दिया गया है फॉरेन यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटीज को ऑन द लाइक लाइंस ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज। इग्नू जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, उसमें भी दो साइकिल्स हैं, अगर आप देखेंगे जुलाई में और जनवरी में। ठीक है, किसी भी साइकिल में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये यूनिवर्सिटीज को दिया गया है। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या होगा कि स्टूडेंट्स को पूरा एक साल वेट नहीं करना होगा। वो मान लीजिए किसी कारणवश अगर एडमिशन नहीं ले पाते हैं जुलाई वाले साइकिल में, तो जनवरी वाले साइकिल में एडमिशन ले पाएंगे। और ऑब्वियसली इससे स्टूडेंट इंटेक बढ़ेगा, जो ड्रॉप आउट रेशियो कम होगा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा, एंड ऑल दोज आर द बेनिफिट्स। चलिए, तो यहां पर जुलाई, अगस्त और जनवरी फेब का साइकिल, इससे biannual admission will also enable the higher educational institutions to plan their resource distribution such as faculty, labs, classroom support services। ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक रिसोर्स है, तो उसको आप सही तरीके से जो है मैनेज कर पाओगे। ठीक है जी। एंड पूरी दुनिया में जनरली ये आपको सिस्टम देखने को मिलता है, तो भारत की यूनिवर्सिटीज को भी ये ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट है, इन फर्स्ट डिसीजन कैबिनेट नॉट टू 3 करोड़ रूरल अर्बन हाउसेज अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने की बात की गई है, जिसमें 2 करोड़ घर जो है वो ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज में, और 1 करोड़ घर जो है अर्बन एरियाज में बनाए जाएंगे। ठीक है जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सो पहले ही मीटिंग में डिसीजन लिया गया है, 3 करोड़ रूरल एंड अर्बन हाउसेस, 2 करोड़ विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण एंड 1 करोड़ अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। अगर हम इसकी बात करें तो अफोर्डेबल हाउसिंग टू लो एंड मॉडरेट इनकम रेजिडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, ये जो है बात की गई है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को जो हाउसेस प्रोवाइड करने की बात। नेक्स्ट आपका होम मिनिस्टर अमित शाह सेज द सेंट्रल गवर्नमेंट इज फुली कमिटेड टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल सिटीजंस इन मणिपुर। ठीक है जी, मणिपुर को लेकर जो है टिप्पणी दी गई, क्योंकि काफी ज्यादा विरोध भी हो रहा है कि 1 साल से वहां पर सिचुएशन अभी तक टेंस बनी हुई है। सो ये जो कह लीजिए पूरा का पूरा मुद्दा है, अगर इसको एक लाइन में डिस्क्राइब करें तो वहां पर मैतीज हैं। देखिए, अगर आप मणिपुर का के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में समझेंगे, मणिपुर में 2 तरीके के इलाके हैं, एक प्लेन इलाका है और एक है आपका वहां पर जो पहाड़ी इलाका है। प्लेन इलाके में मेनली जो पॉपुलेशन है वो मैतीज रहते हैं। ठीक है, और जो पहाड़ी इलाका है वहां पर कुकीज और नागाज रहते हैं।
अच्छा, अब जो मैतीज है वो मेनली हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, कुछ जो हैं कुछ परसेंटेज मुस्लिम्स भी हैं, बट मेनली जो है हिंदुइज्म फॉलो करते हैं। और मणिपुर की सोसाइटी में वो सोशली इकोनॉमिकली काफी फॉरवर्ड है, मतलब अगर वहां की गवर्नमेंट जॉब्स में देखें या बिजनेसेस में देखें तो वो काफी आगे हैं। वेयर एज जो कुकीज एंड नागाज हैं वो पहाड़ी इलाकों में हैं, मेनली जो है वो क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर चुके हैं पिछले लगभग 100 सालों में, और वो जो है कंपैरेटिवली पिछड़े हुए हैं विज़ावी अगर बात करें तो मैतीज। एक डिसीजन लिया गया कि मैतीज को जो है शेड्यूल्ड ट्राइब का जो है कोटा मिलना चाहिए, स्टेटस मिलना चाहिए, जिसको लेकर जो कुकीज एंड नागाज हैं उनको लगता है कि इससे क्या होगा कि उनका जो शेयर है इन द गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, एडमिशंस में, वो जो है कम होगा। तो उसके बाद जो है दोनों ग्रुप्स के बीच में काफी ज्यादा यहां पर आपको एक लड़ाई देखने को मिल रही है। So both the Meiteis and Kukis to address ethnic divide in Manipur as soon as possible. Strategic deployment of central forces की बात की गई है. So since again it is a very sensitive issue, it cannot be seen only as a लॉ एंड ऑर्डर इशू। तो ये लॉ एंड ऑर्डर इशू भी है, एट द सेम टाइम एक सोशल इशू भी है। तो लाइक बोथ वेज जो है यहां पर बात की गई है, ठीक है। ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च इन द हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मेजॉरिटी, ठीक है जी। मैतीस की बात करें तो 53% है मणिपुर पॉपुलेशन का। आई होप मैंने आपको बहुत ब्रीफली जो है ये मुद्दा भी समझा दिया है। नागाज एंड कुकीज कंस्टिट्यूट अराउंड 40% ऑफ द पॉपुलेशन, मेनली जो हिल्स में रहते हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई है वो यहां पर लिखी गई है, यू कैन रीड। ओके, नेक्स्ट आपका आता है कुकीज एंड मल्टीपल ट्राइब्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और कुछ जो हैं कुकीज आपको म्यांमार और बांग्लादेश में भी मिलते हैं। दे आर लाइक प्रेजेंट इन ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश। अराउंड 50 ट्राइब्स ऑफ कुकीज पीपल इन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब। इसके अलावा जो पीपल, ठीक है। अब देखो ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगर आप बहुत सारे एग्जाम में 4 ट्राइब्स दी जाती हैं, 4 स्टेट्स दी जाती हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है। सो चिन पीपल ऑफ म्यांमार एंड मीजो पीपल जो हैं वो आपस में किंडर ट्राइब्स होती हैं, जो आपस में रिश्तेदार होती हैं, रिलेटिव्स होती हैं बेसिकली, ठीक है। कहीं ना कहीं उनकी मतलब कह लीजिए हायरार्की में अगर ऊपर जाएंगे तो जुड़े हुए हैं वो। कुकीज, ट्राइब्स ऑफ द कुकीज एंड कलेक्टिवली नोन एज द जो पीपल, ठीक है। तो कुकीज और जो मीजो और जो चिन पीपल हैं म्यांमार के, वो आपस में कह लीजिए कि रिश्तेदारी है, रिलेटिव्स हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका एनएचएआई टू एनहांस ग्रीन कवर अलोंग द नेशनल हाईवेज एंड मियावाकी प्लांटेशन। तो यहां पर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि वो जो है दिल्ली के आसपास जो है जो नेशनल हाईवेज है उनके आसपास में पेड़ लगाएंगे मियावाकी टेक्निक से। देखिए मियावाकी टेक्निक की अगर हम बात करें तो ये जो है एक जापानीज टेक्निक है। इसको आप और सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करो तो आपने कई बार देखा होगा कि अगर आपने घर में या अपने गार्डन में कोई किसी तरीके का पौधा लगाया तो आप जनरली नर्सरीज में जाते हो, ठीक है, जहां पर बीज है, फिर वो जो है छोटे छोटे पौधे वहां से आप लेके आते हो और वो जो है कहीं पर भी लगाते हो। तो ये बेसिकली मियावाकी टेक्निक का ही एक कह लीजिए पार्ट है, ठीक है। कि इनिशियली जो है जो सीड्स की जर्मिनेशन है वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो और एक सर्टेन टाइम के बाद जो है उसको एक जगह पर लगाया जाए जहां पर भी आप उसको लगाना चाहते हो। तो ये जो टेक्निक है इससे क्या होता है, फॉरेस्ट, देखिए जब भी आप बीज लगाते हैं तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि दे डोंट टर्न इनटू अ फॉरेस्ट, बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट जब इस तरीके से जो है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप नर्सरीज में इसको डेवलप करके फिर जो है फाइनली पौधा लगाते हैं तो वो ज्यादा उसका कन्वर्जन रेट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो है टेक्निक अपनाने वाला है NHAI, मियावाकी टेक्निक। इसमें बहुत स्पेसिफिक चीजें होती हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है मियावाकी टेक्निक क्या है और किससे रिलेटेड है, ठीक है, कहां से आई है। जापान की टेक्निक है, फॉरेस्टेशन के लिए है, एफॉरेस्टेशन के लिए है, ट्री प्लांटेशन के लिए है, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा कि अगर आपको इस तरीके की, ये वैसे भी जानकारी है, प्लीज इस क्लिप को आप काट भी सकते हैं और अपनी फैमिलीज के साथ शेयर भी कर सकते हैं क्योंकि ये एक आम जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया है कि अगर आपको किसी भी तरीके का ये मैसेज आता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है डिस्कनेक्ट हो गया है और अगर आपको कनेक्शन चाहिए, लास्ट बिल आपने पे नहीं किया या अपडेट नहीं हुआ है, तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए
और फिर उसके बाद आपकी वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेंगे और वहां पर आता है आपका साइबर फ्रॉड। ठीक है, बहुत तरीके से आजकल साइबर फ्रॉड हो रहा है। इसका जो नंबर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर भी मैंने लास्ट महीने के एक सेशन में एक डाटा आपसे शेयर किया था, इफ यू रिमेंबर। सो प्लीज डोंट रिस्पॉन्ड टू सच काइंड ऑफ मैसेजेस कि आपको अगर कोई कहता है कि हाँ जी आपका डाटा अपडेट नहीं है, आप डाटा अपडेट कीजिए, प्लीज डोंट गिव योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो रिपोर्टिंग सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन, चक्षु रिपोर्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चक्षु रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ठीक है जी, तो ये यहां पर डेवलप की गई है। आपको केवाईसी अपडेट नहीं करना है, मतलब जो भी ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं ध्यान से बिल्कुल उसी पर जाकर किसी भी लिंक जो आपको मैसेज में आता है उस पर जाकर आपको क्लिक नहीं करना है। चक्षु फैसिलिटेट्स द सिटीजंस रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन रिसीव्ड ओवर कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप विद द इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉडिंग लाइक केवीसी एक्सपायरी एंड अपडेट ऑफ बैंक अकाउंट, पेमेंट वॉलेट, ये सारी चीजें कि हाँ जी आपका पिन वगैरह, बैंक वॉलेट्स, ये कुछ भी आपको शेयर नहीं करना है। नेक्स्ट आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेलिब्रेट द ग्लोबल विंड डे इन न्यू दिल्ली। भारत सरकार ने एक टारगेट रखा है कि 2030 तक हमारी जो टोटल बिजली की प्रोडक्शन होगी उसका 50% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा और उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है विंड एनर्जी। तो ग्लोबल जो है विंड डे 2024 15 जून को मनाया जाता है और इस दिन जो है एक कह लीजिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया और यह कहा गया कि किस तरीके से पवन ऊर्जा जो है हम यहां पर इसको डेवलप कर रहे हैं भारत में। अगर हम मई 2024 तक की बात करें तो 46,000 सॉरी 46,400 मेगावाट या सिंपली कहें तो 46.6 सॉरी 46.4 गीगावाट जो है वो डेवलप कर ली गई है थ्रू विंड एनर्जी। 2030 तक का मैंने आपको टारगेट बताया, 2070 तक जो है हमें नेट जीरो कार्बन एमिशंस बनना है। नेक्स्ट आपका वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनॉग्रेटेड द न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रेरणा स्थल इन द पार्लियामेंट हाउस। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, प्रेरणा स्थल क्या है, जहां पर जितने ग्रेट लीडर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके स्टैच्यूज को इंस्टॉल किया गया है। जल शक्ति मिनिस्ट्री लॉन्चेस पोर्टल टू इकोलॉजिकली मॉनिटर द गंगा। यहां पर जो जल शक्ति मंत्रालय है उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल फ्लोज और शॉर्ट में ई फ्लोज। ठीक है, ई फ्लोज मॉनिटरिंग सिस्टम जो रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा रिवर क्वालिटी की। ठीक है जी, तो यहां पर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द आर्म ऑफ जल शक्ति मंत्रालय उनके द्वारा ये कह लीजिए लॉन्च किया गया, जिसमें वाटर क्वालिटी को और अदर की पैरामीटर्स को चेक किया जाएगा। स्पेशली परफॉर्मेंस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि सफाई हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि जो और गंदगी ऐड हो रही है उसको रोकना है। ठीक है, या फिर कह लीजिए ट्रीट करके जो है वो चीजों को उसमें ऐड करना चाहिए, तो उसको लेकर यहां पर काम किया जा रहा है। ठीक है, 11 प्रोजेक्ट्स अलोंग द गंगा मेन स्ट्रीम और इसमें अगर आप देखेंगे तो वाटर क्वालिटी ऑफ गंगा, यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरीज को मॉनिटर किया जाएगा। नेक्स्ट आपका नीति आयोग लॉन्च्ड एम आईसीडी के वाटर चैलेंज 4.0। यहां पर एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव लाया गया, अटल इनोवेशन मिशन। क्रिटिकल वाटर रिलेटेड चैलेंजेस हैं, कोलैबोरेटिव एफर्ट विद द इनोवेशन सेंटर डेनमार्क। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन क्या है, इसमें अटल टिंकरिंग लैब्स की बात की गई है, इनोवेशन को, नवाचार को बच्चों में बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये इसका मोटिव है। ये सेटअप किया गया था 2016 में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च को बढ़ावा देना, इनोवेशन को बढ़ावा देना। ठीक है जी, चलिए नीति आयोग के चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होते हैं प्रधानमंत्री और 1 जनवरी 2015 सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम एंड वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी। नेक्स्ट आता है एनसीईआरटी बुक्स ड्रॉप बाबरी डेमोलिशन रेफरेंसेस। जो है इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा हुई, इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ, इसकी क्लैरिफिकेशन भी दी गई एनसीईआरटी के द्वारा। एनसीईआरटी क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस की किताब है उसमें बाबरी मस्जिद का जो रेफरेंस है वो हटा दिया गया, उसकी जगह 3 डॉम्ड स्ट्रक्चर के बारे में मेंशन किया गया। ऑल्सो गॉट द अयोध्या सेक्शन फ्रॉम 4 to 2 पेजेस। उसके अलावा जो कह लीजिए दिस इंक्लूड बीजेपी रथ यात्रा फ्रॉम सोमनाथ टू गुजरात। ठीक है, और उसके बारे में नहीं लिखा गया है, कम्युनल वायलेंस जो हुई उस समय पर उसके बारे में चर्चा नहीं की गई है। तो ये सारी चीजें जो हैं यहां पर मेंशन की गई हैं। द ओल्ड टेक्स्ट बुक जो है बाबरी मस्जिद एज द 16th सेंचुरी मॉस्क के बारे में, बट अगर आप प्रेजेंट में देखेंगे तो ये लिखा गया है कि 3 डोम स्ट्रक्चर था दैट वाज बिल्ट एट द साइट ऑफ
श्री राम्स बर्थ प्लेस इन 1528। ठीक है जी। और ये भी लिखा गया है कि कोर्ट का क्या डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ऑन द अयोध्या डिस्प्यूट फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स टू एमिकेबल एक्सेप्टेंस एडेड इन द न्यू वर्जन। अब उसमें ये कहा गया कि जो कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, जो कह लीजिए सौहार्द को बिगाड़ती हैं, उनको ऐड नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा एनसीईआरटी का कह लीजिए तर्क था। आपकी क्या राय है वो भी जरूर लिखेगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि इट शुड बी डिस्कस्ड। ओके, ठीक है जी। अगर इसके कह लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, दैट इज 5-0, फोर्थ राउंड ऑफ रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स सिंस 2014, एनसीईआरटी डायरेक्टर दिनेश सकलानी। नेक्स्ट आपका फर्स्ट एवर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाजार इनॉग्रेटेड इन मिफ 2024, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। नोटेड फिल्म प्रोड्यूसर अपूर्वा बख्शी, यहाँ पर इनॉग्रेट किया उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाजार। ठीक है, बेसिकली जो नए डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर मतलब फिल्म मेकर्स हैं, उनको फंड करना, उनको सहायता देनी। ठीक है, सो स्पेसिफिकली टू डॉक्यूमेंट्रीज, एनिमेशन, शॉर्ट फिल्म्स, फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन एंड ग्रोथ विद इन दिस मीडियम्स। तो डॉक्यूमेंट्रीज को, एनिमेशंस को, शॉर्ट फिल्म्स को कह लीजिए एक सपोर्ट करना। So the Film Bazaar has been organized for the first time to help boost the film production by providing platform to filmmakers, buyers, sponsors and collaborators. वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट पाकिस्तान डेलीगेट टू विजिट इन जे&के। देखिए जे&के क्यों भेजे जा रहे हैं? टू एग्जामिन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को लेकर पाकिस्तान को कुछ कह लीजिए चैलेंजेस हैं, या उसकी कुछ कह लीजिए शिकायतें हैं, उसको लेकर जो है वर्ल्ड बैंक एक्सपर्ट और पाकिस्तान की जो टीम है वो जे&के में विजिट करेगी। ठीक है जी। इन द वेक ऑफ पाकिस्तान ऑब्जेक्शन अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी of 1960 to at least 10 hydroelectric projects underway in the union ministry. न्यूट्रल एक्सपर्ट की बात करें, विल एग्जामिन द रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन चिनाब, किशन गंगा पावर हाउस इन पांदीपुर गुरेज। इसका मकसद क्या है? ठीक है जी, इसका मकसद ये है कि किस तरीके से जो इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया वाज गिवन फुल राइट्स ओवर 3 ईस्टर्न रिवर्स ऑफ रावी, ब्यास एंड सतलुज, जबकि पाकिस्तान को जो है 3 जो नदरन या कह लीजिए वेस्टर्न रिवर्स हैं, उनके पास कंट्रोल है, इंडस, झेलम एंड चिनाब। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया जो है यहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकता, इंडिया वाटर फ्लो को नहीं रोकेगा। ये सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं, और भी बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं। तो ब्रॉडली जो है यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। अब वो आके क्या उनका कह लीजिए व्यू पॉइंट रहेगा, क्या वो कहेंगे, उसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है इंडिया सेड टू बी द 6th कंट्री टू हैव इट्स ओन डीप सी मिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छठा ऐसा कंट्री होने जा रहा है जिसका खुद का डीप सी मिशन होगा। देखिए डीप सी का मतलब क्या है? समुंदर जो है, समुंदर के तल पर बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनको पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स भी कहा जाता है। और ये प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत ज्यादा स्कैटर्ड फॉर्म में है, बिखरे हुए हैं, और उनको निकाल पाना जो है वो फाइनेंशियली वाइबल नहीं होता है जनरली। बट यहां पर इंडिया ने कहा है कि हम इसको लेकर रिसर्च करेंगे, और भारत जो है वो छठा ऐसा देश हो जाएगा आफ्टर यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड जापान। तो यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ मत्स्ययान 6000 अ क्रूड एक्सपीडिशन सबमर्सिबल। अब देखो मत्स्ययान क्यों रखा गया है? मत्स्य बेसिकली भगवान विष्णु का पहला अवतार माने जाते हैं। ठीक है, मछली बेसिकली। तो अब पानी की बात हो रही है, तो यहां पर मत्स्ययान जो है इस मिशन का नाम रखा गया है। सो इसमें पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं, सल्फाइड्स हैं, कंटेनिंग एसेंशियल मेटल्स एंड फाउंड विद इन डेप्थ ऑफ 3000 टू 5500 मीटर्स। इस पर्टिकुलर डेप्थ पे जाना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन ओवर देयर। So first stage of Harbor Trail deep sea mission planned by September and subsequent ones by 2026. इसके अलावा जो they are going to work to develop a titanium hull for the vessel that can bear extreme pressure up to 6000 bar। बहुत ज्यादा है ये। ओके, नेक्स्ट आपका अग्निवीर को लेकर कुछ फेक न्यूज मार्केट में चल रही थी कि अग्निवीर में 4 साल की जगह 7 साल कर दिया गया है, और जो 25% कहा गया है कि लोगों को 25% अग्निवीर को कंटिन्यू किया जाएगा, बाकियों को जो है
जो वो बाहर आ जाएंगे और बाकी जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा वो भी नंबर बढ़ा दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने कहा है और इस स्कीम का नाम चेंज कर दिया गया है। सरकार ने बहुत क्लियरली कहा कि ये एक फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी इसको लेकर कमेटी बनाई गई है, उसकी रिकमेंडेशन आएँगी, उसके बाद सरकार जो है कुछ डिसीजन लेगी। ठीक है जी, तो सैनिक सम्मान स्कीम ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम लाई गई थी। 4 साल के लिए यहाँ पर कह लीजिए भर्ती होती है सिपाहियों की, और इसमें 25% रिक्रूट्स को जो है कंटिन्यू किया जाता है। पर जब 15 साल के लिए उनको आगे कंटिन्यू किया जाता है, तो ये 4 साल की सर्विस है, ये पेंशन के लिए काउंट नहीं की जाती है। इनका जो 30% इनकम है, वो डिडक्ट करके एक फंड में डाला जाता है, और वो फंड जो है फर्दर उनको दिया जाता है। ठीक है, 30 to 40,000 पर मंथ एंड 30% ऑफ देयर मंथली एमोल्यूमेंट्स एज सेवा निधि फंड। ठीक है, सेवा निधि फंड। और जब वो रिटायर होंगे, मतलब रिटायर क्या, 4 साल बाद जब उनका टेन्योर कंप्लीट होगा, तो उनको लगभग 11 से 12 लाख रुपए मिलेगा लमसम फेयरेंस पैकेज। और अगर वो शहीद होते हैं, ठीक है, इस 4 साल के दौरान में, तो 1 करोड़ का जो है उनको कह लीजिए पैसा दिया जाएगा सहायता के रूप में उनके परिवार को। और उसके अलावा जो उनकी सैलरी थी, मतलब मान लो जो बची हुई सैलरी थी, वो दी जाएगी, और उनका जो सेवा निधि फंड है वो उनको दिया जाएगा, उनके परिवार को दिया जाएगा। ठीक है जी। एंड ये जो है यहां पर कहा गया। इसके अलावा वो उनको पेंशन नहीं मिलेगी। हाँ, सीएपीएफ की अगर हम बात करें, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की, तो और या कुछ स्टेट पुलिस ने ये भी कहा जो अग्निवीर हैं, उनके लिए हम अपने पुलिस फोर्सेस में कुछ परसेंटेज रिजर्वेशन भी रखेंगे, ऐसा भी कहा गया। ठीक है, अभी तक बात करें तो 2 बैचेस 40,000 अग्निवीर, 2 बैचेस ऑफ 40,000 अग्निवीर हैव कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग। द थर्ड बैच ऑफ 20,000 बिगेन ट्रेनिंग इन नवंबर 2023। ठीक है जी। इन नेवी ये नंबर आप देख सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स में इतने अग्निवीर को रिक्रूट किया गया। नेक्स्ट आपका, प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेशंस इन श्रीनगर। सो इंटरनेशनल योगा डे होता है 21 जून को। 21 जून खास दिन इसलिए भी होता है क्योंकि इस दिन क्या होता है, इस दिन होता है आपका समर सॉलिस्टिस फॉर द नदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध के लिए समर सॉलिस्टिस। मतलब इस दिन जो सूरज की किरणें होती हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी पड़ती हैं। चलिए, तो ये जो है, इसके अलावा यूनियन आयुष मिनिस्टर ने जो है एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल बुक भी लॉन्च की ब्रेल स्क्रिप्ट में। ठीक है, जो नेत्रहीन है, कह लीजिए डिफरेंटली एबल्ड हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए जो है ब्रेल स्क्रिप्ट में कॉमन योगा प्रोटोकॉल बुक भी लॉन्च की गई। इसके अलावा इसरो ने योगा फॉर स्पेस, ये सारी चीजें यहां पर करी। आगे चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस भी इनॉग्रेट किया। ठीक है जी। नालंदा यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो न्यूली बिल्ड कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार, क्लोज टू द साइट ऑफ एंशिएंट ruins ऑफ नालंदा इन राजगीर। प्राइम मिनिस्टर विजिटेड द एंशिएंट ruins ऑफ नालंदा एंड प्लांटेड सैपलिंग्स ऑफ बोधि ट्री। ठीक है, बोधि ट्री। और उसके अलावा अगर हम बात करें नालंदा की, तो गुप्तास के समय पर, एंशिएंट हिस्ट्री में जब हम गुप्तास कालखंड की बात करते हैं, तो गुप्तास के समय पर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और बाद में चलकर जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है इसका कह लीजिए इसकी लाइब्रेरी को चलाया जाता है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर 90 लाख के लगभग जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स थे। 3 से 6 महीने तक, अब ये अलग-अलग सोर्सेज अलग-अलग बात कहते हैं, 3 से 6 महीने तक जो है ये लाइब्रेरी चलती रही, इतनी यहाँ पर किताबें थीं। और ये जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और ये जो पर्टिकुलर दोबारा से उसी जगह को रिवाइव करने की यहाँ पर बात की गई है। सेकेंड एशिया सबमिट फिलीपींस 2007 फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहां पर ये बुद्धिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर था। अगर आज के समय पर हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को देखें, वो बुद्धिज्म को बहुत बड़े स्तर पर फॉलो करती हैं। सिमिलरली चाइना है, जापान है, कोरिया है। ठीक है जी। 2014 में फ्रॉम अ मेकशिफ्ट लोकेशन विद इन 14 स्टूडेंट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क स्टार्टेड इन 2017। एंड यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर एंड 17 एम्बेसडर्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज वो प्रेजेंट थे। एंड ये जो है कंट्रीज ने भी एक समझौता साइन किया है फॉर द सपोर्ट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। बिहार के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फाउंडिंग की बात करें तो सबसे पहले ये इसको रिवाइव करने का जो सजेशन था, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था, और बिहार असेंबली ने, बिहार की विधानसभा ने इसको लेकर एक कह लीजिए बिल भी पास किया।
और ऑपरेटिंग फ्रॉम अ टेम्परेरी लोकेशन सिंस सितंबर 1 2014 विद 14 स्टूडेंट्स। जो यूनिवर्सिटी है राजगीर में, इनॉग्रेटेड बाय फॉर्मल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज इन 2014। और जो है 2016 में जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी लेड द फाउंडेशन ऑफ द स्टोन इन द राजगीर। राजगीर अगर आप देखेंगे तो मौर्य एम्पायर का जो है कैपिटल, राजगृह जो है कैपिटल रहा है। उसके बाद उनका कैपिटल शिफ्ट हुआ मौर्य के समय में, कहां पर? पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में 455 एकड़ कैंपस होगा, नेट जीरो ग्रीन कैंपस। ये बहुत खास ध्यान रखा गया कि अपने आप में ये इंडिपेंडेंट कैंपस होगा, मतलब नेट जीरो कार्बन एमिशंस होंगे यहां पर। ठीक है, 100 एकर्स ऑफ वाटर बॉडीज, कमल सागर पॉन्ड्स की बात की गई है। 100 एकर्स ऑफ ग्रीन कवर होगा यहाँ पर। 250 कैपेसिटी योगा सेंटर, स्टेट ऑफ द आर्ट ऑडिटोरियम, ये सारी चीजें इसमें ऐड की गई है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट डॉक्टरल प्रोग्राम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स फ्रॉम ओवर 20 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर एनरोल्ड इन वेरियस कोर्सेज। 427 में बाय द एम्परर कुमार गुप्त के द्वारा ये बनाया गया था, गुप्ता एम्पायर के समय पर। ठीक है, तो मान के चलिए 5th सेंचुरी में ये बना था। उसके बाद जो है फर्स्ट अटैक अकर्ड बिटवीन 455 व्हेन द हून सेंट्रल एशियन ट्राइबल ग्रुप इन्वेडेड नालंदा। उसके बाद सेकंड अटैक 7th सेंचुरी में होता है, जब गौड़ाज राजवंश एम्परर ऑफ बंगाल टारगेटेड द नालंदा विश्वविद्यालय ड्यू टू पॉलिटिकल टेंशंस विद द एम्परर हर्षवर्धन, जो कि पुष्यभूति डायनेस्टी से थे, वर्धन डायनेस्टी या पुष्यभूति डायनेस्टी से। ठीक है, फिर 1193 में ये एक वो समय आता है जब मतलब इतना बड़ा अटैक किया जाता है कि ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल कह लीजिए तहस नहस हो जाती है, एंड जनरल अंडर द कुतुबुद्दीन ऐबक। सो ये हैं उसके कह लीजिए एंशिएंट रिमेन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। कहा जाता है कि एक अपने पीक में 10,000 स्टूडेंट्स जो हैं इसमें पढ़ा करते थे, और 2,000 से ज्यादा जो है यहाँ पर टीचर्स थे। एंड लाइक स्टूडेंट्स फ्रॉम चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ से बच्चे पढ़ने आते थे। मतलब उस समय का आप कह सकते हैं ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या उससे भी बढ़ा जो है उसको दर्जा दिया जाता है। ठीक है, ये कहानी हमने इसके बारे में पढ़ी। रीडिस्कवर किया गया था 1812 में स्कॉटिश सर्वेयर फ्रांसिस बुकनन हैमिल्टन के द्वारा। और उसके बाद जो है इसको एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, ये कहा गया किसके द्वारा? एलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा 1861 में। ये सारे के सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसके बारे में बहुत चर्चा हुई है, बहुत सारे फैक्ट्स आए हैं। ठीक है, तो इतनी ही डिटेल में आपको पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट है चिराग पासवान एंड रवनीत सिंह लॉन्च द वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप फॉर वर्ल्ड फूड इंडिया 2024। देखिए, वर्ल्ड फूड इंडिया जो है भारत के द्वारा ये शुरू किया गया था, जिसमें इंडिया के जो खान पान है उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी, और इसको लेकर एक वेबसाइट और ऐप लॉन्च की गई है। ठीक है, टू दुनिया को बताना इंडिया के रिच फूड कल्चर और प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट्स इन द डाइवर्स फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ऑफ द कंट्री, फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया इन 2017। ठीक है, तो ये जो है यहां पर बात की गई है। नेक्स्ट आता है कैबिनेट अप्रूव 76,200 करोड़ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र पालघर। पोर्ट का नाम है वाधवान पोर्ट। ठीक है जी, ये एक मेजर पोर्ट होगा। ठीक है जी, महाराष्ट्र में ऑलरेडी 2 मेजर पोर्ट हैं, ये तीसरा मेजर पोर्ट होने जा रहा है। A new major port to come up at Vadhavan situated in धानुतालक, पालघर डिस्ट्रिक्ट। महाराष्ट्र भी याद रहेगा, फाइन। ठीक है, बड़े बड़े लोग रहते हैं, वड्डे वड्डे। ठीक है, वाधवान से वड्डे वड्डे लोग रहते हैं महाराष्ट्र में। भाई इकोनॉमिक कैपिटल है इंडिया की, फाइनेंशियल कैपिटल है। सो पीएम गति शक्ति प्रोग्राम का मकसद क्या है? लॉजिस्टिक्स। हमारे भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट 13 to 14% है। यूरोप के बहुत सारे देशों में लॉजिस्टिक कॉस्ट लगभग 8% है। तो ये 5 से 6% बहुत ज्यादा नंबर है। आप ऐसे समझ के चलो, इट इज नॉट 5 to 6%, इट इज प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो इट इज मोर देन 50%। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 50% से ज्यादा है, तो इसको कम करना है ताकि हमारे प्रोडक्ट्स की जो कंपेटिटिवनेस है एट द ग्लोबल लेवल वो इंप्रूव हो। दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस थिंग। ठीक है जी, सो ये है आपका वाधवान पोर्ट। इस पोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसमें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड होगा। जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी है उसका 74% और यहां पर महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड का 26% शेयर है। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम। ये जो है इस पर बहुत ज्यादा फोकस है। देखिए, ये कहा जा रहा है कि जो भी क्राइम्स
जो 7 साल से ज्यादा की सजा है उसमें फॉरेंसिक्स जरूरी हो। इसको लेकर जो है गुजरात में जब प्रेजेंट प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने वहां पर एक यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करी थी और अब उसको नेशनल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था कुछ समय पहले। और अब जो है यहां पर कहा गया है कि एक नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम जिसमें और ज्यादा जो है जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज डेवलप की जाएगी। ये प्रपोजल है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, गृह मंत्रालय का, जिसमें लगभग जो है 2200 करोड़ का अमाउंट रखा गया है अगले 5 साल के लिए। एंड 3 नए क्रिमिनल लॉज आ गए हैं और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इज मैंडेटरी फॉर क्रिमिनल केसेस विच प्रोवाइड इंप्रिजनमेंट फॉर 7 years और मोर। 7 साल से ज्यादा की अगर सजा है तो उसमें फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वर्कलोड बढ़ेगा फोरेंसिक लाइक ऑब्वियसली फोरेंसिक एस्टेब्लिशमेंट्स का। तो उसको लेकर जो है टारगेट है सरकार का कि 90% से ज्यादा कन्विक्शन रेट होना चाहिए, मतलब सही से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक, कई बार हमने देखा है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लैक ऑफ एविडेंस की वजह से आरोपी छूट जाते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कैंपस ऑफ नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी इन द कंट्री। और इसके अलावा सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज बनाई जाएंगी। दुनिया की पहली एंड द फर्स्ट एंड द ओनली फोरेंसिक यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड टू ट्रेन प्रोफेशनल इन द फोरेंसिक साइंस, ये गुजरात में बनाई गई थी। तब उसका नाम था गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी 2009 बाय द देन गुजरात चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और अब जो है इसको नेशनल यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। ठीक है, और इसका नाम भी बदल दिया गया है, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है आपका कैबिनेट अप्रूव्स डेवलपमेंट ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री वाराणसी के रहने वाले थे, उनके नाम से ये एयरपोर्ट का नाम है। और उसका एक और टर्मिनल जो है डेवलप किया जाएगा, ग्रीन एयरपोर्ट। ग्रीन एयरपोर्ट होता है जो स्क्रैच से बनता है, एक ग्रीन होता है, एक ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होते हैं। ग्रीन प्रोजेक्ट जब जो स्क्रैच से बनता है, ऐसे समझो कि आपके पास 200 गज का प्लॉट है। ठीक है, उस पर आप नया मकान खड़ा करते हैं तो दैट इज ग्रीन फील्ड। और अगर आपके मकान बना हुआ है उसको मरम्मत करवाते हैं सो दैट इज ब्राउन फील्ड। ठीक है, तो यहां पर अमाउंट रखा गया है लगभग 2800 करोड़। ठीक है जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इस पे काम करेगा और इससे जो पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो 39 लाख से बढ़कर 99 लाख तक हो जाएगी, ऐसा मानना है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट। ठीक है, जो एक कमिश्निंग ऑफ 1 गीगावाट ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट, 500 मेगावाट का कहां पर, गुजरात में, और 500 मेगावाट तमिलनाडु। देखो ये वायबिलिटी गैप फंडिंग समझ लो, नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है? वायबिलिटी गैप फंडिंग ये होता है कि जो प्रोजेक्ट जो है वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है बट कुछ फाइनेंशियली वो सस्टेनेबल नहीं है। मतलब अभी सरकार को इनिशियली, ठीक है, इकोनॉमिकली जस्टिफाइड बट मार्जिनली शॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल वायबिलिटी। मतलब वो इन्वेस्ट होगा पर उतना पैसा रिटर्न में शायद ना आए। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, सरकार इन्वेस्ट करती है। सरकार पूरे प्रोजेक्ट का 20% तक इन्वेस्ट करती है। ठीक है, 20 से ज्यादा भी कर सकती है इन स्पेशल केसेस, पर जनरली 20% का ये टारगेट रखा गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट हाइक्स एमएसपी। तो 500 मेगावाट गुजरात में, 500 मेगावाट तमिलनाडु में जो विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट लाया जाएगा। गवर्नमेंट हाइक्स एमएसपी फॉर 14 खरीफ क्रॉप्स इंक्लूडिंग पैडी एंड कॉटन। यूनियन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये डिसीजन लिया है, जहां पर देखिए खरीफ सीजन है आपका, जो जो आपकी क्रॉप्स हैं ड्यूरिंग द समर्स, जो मॉनसूनल क्रॉप्स हैं उनको खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। इसको ऐसे याद रखना, रबी क्रॉप्स क्या है? रबी मतलब रजाई। रजाई कब चाहिए होती है? ठंड में चाहिए होती है, सर्दियों में चाहिए होती है। तो रबी रजाई, तो रबी क्रॉप्स होते हैं विंटर क्रॉप्स, जो नवंबर के महीने में बोई जाती हैं और मार्च एंड में, अप्रैल में जो है उसका उसकी कटाई होती है। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल गेहूं। और उसके बाद जो है आपका मॉनसूनल क्रॉप्स हैं, जून में उगाई जाती हैं, लगभग सितंबर अक्टूबर में। अक्टूबर में जाकर जो है उसकी कटाई होती है। फॉर बेस्ट एग्जांपल पैडी, धान। और बीच में आपका मार्च अप्रैल से लेकर जून तक होती हैं आपकी जायद क्रॉप्स। ठीक है, जो सीजनल क्रॉप्स होते हैं, खरबूजा, खीरा, तरबूज, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं।
ओके तो यहां पर जो है एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल गारंटी नहीं है, ये कोई सरकार के द्वारा है, बट ये इसको लेकर कोई एक्ट नहीं पास किया गया है। ठीक है, तो यहां पर जो है 23 क्रॉप्स के लिए 14 सॉरी 22+1, ठीक है 22+1 क्रॉप्स के लिए ये जो है आपका दिया जाता है, एमएसपी दिया जाता है। 22 क्रॉप्स के लिए एमएसपी है और एक क्रॉप शुगर के लिए बोला जाता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। क्या बोला जाता है? एफआरपी, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। ठीक है, तो इसमें सरकार ये कहती है कि जितनी लागत है किसान की उसका 50%, मतलब अगर मान लीजिए किसान की लागत 100 रुपया है तो हम चाहते हैं उसको एमएसपी में 150 रुपीज मिले, मतलब उसको एक इंसेंटिव मिले, 50% एक्स्ट्रा मिले जितना उसने मेहनत करी है। ठीक है, सो रिकमेंड देम टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड एक्सेप्ट। हाँ, इसमें सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये रिकमेंडेशन देता है कि इतनी एमएसपी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एमएसपी रिकमेंड करता है, सरकार इसको एक्सेप्ट करती है, बट ये एक रिकमेंडेशंस होती हैं, ये मैंडेटरी नहीं होता कि सरकार को एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। सो 22 क्रॉप्स, इसमें 14 क्रॉप्स जो हैं खरीफ सीजन के लिए हैं, 6 क्रॉप्स जो हैं रबी क्रॉप्स हैं, 2 अदर कमर्शियल क्रॉप्स हैं और एक कौन सी हो गई आपकी शुगर के लिए एफआरपी। ठीक है जी, तो ये दोनों के बारे में मैंने आपको मोटी मोटी जानकारी दे दी है। ऑब्वियसली जो समर क्रॉप्स हैं, जो खरीफ क्रॉप्स हैं, 14 क्रॉप्स हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए कि रबी क्रॉप्स में तो 6 ही क्रॉप्स में दिया है, खरीफ में 14 क्रॉप्स हैं, भाई ये भेदभाव क्यों? ठीक है, बराबर क्यों नहीं किया? देखो, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है वो खरीफ क्रॉप्स ही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी तक बहुत ज्यादा हमारा कह लीजिए रेनफॉल डिपेंडेंट एग्रीकल्चर है, रेन फेड एग्रीकल्चर है। तो अगर मानसून में कोई भी दिक्कत आई तो सबसे ज्यादा नुकसान खरीफ क्रॉप्स में ही देखा जाता है, तो इसलिए खरीफ क्रॉप्स में ज्यादा एमएसपी है, मतलब ज्यादा क्रॉप्स में एमएसपी है। रबी क्रॉप्स जो है जनरली ड्राई क्रॉप्स हैं, बारिश नहीं चाहिए उसमें, हल्की फुल्की बारिश चाहिए गेहूं के केस में या कुछ और क्रॉप्स के केस में, बट वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो इसलिए जो है अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है आपका रबी क्रॉप्स में कम क्रॉप्स में दिया जाता है। खरीफ क्रॉप्स में धान के अलावा मक्का हो गया, sorghum, बाजरा, ठीक है, सोयाबीन, कॉटन, कपास हो गया, ठीक है, गेहूं, जौ, ओट्स, दालें, ठीक है, मस्टर्ड, ठीक है, सरसों। तो ये आपका कुछ और क्रॉप्स है, लिंसीड रबी क्रॉप्स में आपका आता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका इंडिया रेलवे कंडक्ट्स ट्रायल रन ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज। जी हाँ, दुनिया का हाईएस्ट रेल ब्रिज जो है भारत में बना है, जम्मू कश्मीर में। इंडियन रेलवे सक्सेसफुली कंडक्ट्स द ट्रायल रन ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज। ट्रायल रन किया गया 8 कोच मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट मेमो का, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन जम्मू कश्मीर। The trial run was conducted on a 46 किलोमीटर लॉन्ग इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन, और ये जो है आपका आता है पार्ट, ठीक है, ये हाईएस्ट आर्क ब्रिज है। आर्क ब्रिज मतलब इस तरीके का ब्रिज, रेलवे ब्रिज ग्लोबली, एंड इट इज लोकेटेड बिटवीन बाकल एंड कौरी, द रियासी डिस्ट्रिक्ट। 1.3 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो ध्यान में रखने आपको। लोकेटेड 359 मीटर्स above the चेनाब रिवर बेड, हाईएस्ट सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज। और इसके अलावा इसका जो लाइफ टाइम है वो कहा जा रहा है कि 120 ईयर्स की होगी। बिल्ट टू विद अ ब्लास्ट प्रूफ एंड कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग द नेशंस मैक्सिमम इंटेंसिटी जोन 5 अर्थक्वेक। देखिए अर्थक्वेक्स की इंटेंसिटीज को जो है वो 1 to 5 में कैटेगराइज किया जाता है, और 5 जो होता है वो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है जी, और जो जम्मू कश्मीर का रीजन है वो 5 अर्थक्वेक प्रोन जोन में ही आता है, और उसको ध्यान में रखते हुए ये ब्रिज जो है यहां पर बनाया गया है। सेंटर ब्रिंग्स इनटू फोर्स स्ट्रिंजेंट लॉ टू कर्ब इरेगुलरिटीज इन द एग्जाम। अभी रिसेंटली हमने नीट यूजी एग्जाम में हम देख रहे हैं कि किस तरीके का डिस्प्यूट चल रहा है। उसके बाद हमने जो नेट का एग्जाम है, यूजीसी नेट का एग्जाम है जो एनटीए ही कंडक्ट करता है, उसको हमने कैंसिल होते हुए देखा। सीएसआईआर नेट का एग्जाम पोस्टपोन होते हुए देखा। तो ये सारे के सारे चलते जो है सीधा सीधा जो एग्जाम को कंडक्ट करने वाली बॉडीज हैं उसको लेकर एक क्वेश्चन मार्क आ गया हुआ है। इसको लेकर कानून ऑलरेडी लाया गया था, ठीक है, ये ऑलरेडी है आपका, द लॉ एम्स दैट टू कर्ब माल प्रैक्टिसेस इरेगुलरिटीज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये आपका which came into force on June 21. The Public Examination Prevention of Unfair Means Act 2024, making it a law in Feb this year. ठीक है,
तो ये आपका इंप्लीमेंट हो गया है 21 जून को। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट, बट द प्रॉब्लम इज द इम्प्लीमेंटेशन। अभी खैर इंप्लीमेंट हुआ है, बट इससे पहले भी इट इज नॉट अबाउट वन पर्टिकुलर गवर्नमेंट। यू विल सी द स्टेट ऑफ राजस्थान ऑल्सो एंड द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑल्सो, वहां पर भी हमने एग्जाम्स को लीक होते हुए देखा, ठीक है, इन बोथ द गवर्नमेंट्स, ठीक है। So prevention of unfair means was passed by both the houses of the parliament, and the act aims to prevent unfair means in the public examinations conducted by the UPSC, Railway Recruitment Board, SSC, Staff Selection Commission, National Testing Agency, उन सब के द्वारा जो है फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाए। देखिए, एग्जामिनेशन को अगर हम ऐसे समझें कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है मेरिटोक्रेसी का, ठीक है। तो मेरिटोक्रेसी कैसे जज होगी जब आपका एग्जामिनेशन ही फेयर नहीं हो रहे, ठीक है। सो दैट इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी इटसेल्फ, ठीक है, दैट एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। सो इन सारी चीजों को लेकर काफी ज्यादा यहां पर डिटेल दी गई है। यहां पर यह भी कहा गया कि मॉनेटरी पेनल्टी होगी 10 लाख रुपए तक, और 3 से 5 साल तक की सजा होगी जो भी इस को करता हुआ पाया जाता है। इसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइडर हैं शेल बी पनिश्ड विद द इंपोजिशन ऑफ फाइन अप टू 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ रुपए का फाइन, और जो है एंड द प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन शैल आल्सो बी रिकवर्ड फ्रॉम सच सर्विस प्रोवाइडर, कि जो भी एग्जाम कंडक्ट कराने की जो कॉस्ट है। इसके अलावा 10 साल तक की सजा जो है यहां पर रखी गई है, शेल बी बार्ड, और जो सर्विस प्रोवाइडर होगा उसको 4 साल तक वो कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अगर डायरेक्टर, सीनियर मैनेजमेंट या पर्सन इन चार्ज ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर गिल्टी पाया जाता है मैल प्रैक्टिसेस का, तो 3 से 10 साल की सजा, ठीक है, टर्म नॉट लेस देन 10 ईयर विच में बी एक्सटेंडेड टू 10 ईयर्स। तो ये मतलब थोड़ा स्ट्रिंजेंट लॉ बनाने की कोशिश यहां पर की गई है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो मिनिमम डीएसपी रैंक का ऑफिसर जो है या एसीपी रैंक का ऑफिसर जो है इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। इसके अलावा एनटीए के जो चीफ हैं उनको हटा दिया गया है, और एक कमेटी बनाई गई है, हाई लेवल कमेटी, इसरो के जो एक्स चेयरपर्सन थे, एक्स चीफ थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो कि सजेशंस देंगे कि कैसे जो है एग्जाम्स को फ्री एंड फेयर कंडक्ट कर सकता है। अभी स्टूडेंट से, टीचर से, इनसे भी सबसे पूछा गया है कि क्या आपके सजेशंस क्या हैं, ठीक है। एग्जाम रिफॉर्म्स, रिव्यू द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एनटीए, यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो फॉर्मर इसरो चेयरपर्सन के राधाकृष्णन, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है। नेक्स्ट आपका इंडिया और बांग्लादेश के टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भारत आ रखी थी, एंड न्यू एम्बेसी टू बी कम अप इन रंगपुर। तो यहां पर इंडिया फर्स्ट स्टेट गेस्ट ड्यूरिंग द थर्ड टेन्योर ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, और यहां पर 2 विजन डॉक्यूमेंट साइन किए गए, डिजिटल और ग्रीन पार्टनरशिप, ठीक है जी। ई मेडिकल वीजा फैसिलिटी जो है दी जाएगी बांग्लादेश के लोगों को, और ताकि जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो भारत आ सकें, और नया कॉन्सुलेट बनाया जाएगा रंगपुर बांग्लादेश में, और जो नॉर्थ वेस्ट है बांग्लादेश का, जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, उनको फैसिलिटेट करने के लिए। इसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश जो है ट्रेडिंग करेगा इंडियन रुपीज में, बहुत इंपॉर्टेंट है, डी डॉलराइजेशन का कंसेप्ट है यहां पर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट होगी नेपाल से बांग्लादेश, नेपाल से बांग्लादेश कैसे होगी, भारत के थ्रू, ठीक है जी। भारत बांग्लादेश मैत्री सैटेलाइट बनाई जाएगी। इसके अलावा कॉमर्स को कैसे, मतलब कह लीजिए ट्रेड रिलेशंस को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा रेल लिंक होगा इंडिया और बांग्लादेश का, ठीक है। और इसके अलावा कार्गो सर्विसेज हैव आल्सो स्टार्टेड फॉर आवर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है बांग्लादेश? इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सार्क जो है वो बहुत ज्यादा काम नहीं कर पा रहा है, बिम्स्टेक पे फोकस है, हम लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है उसे हम कनेक्ट करने के लिए बांग्लादेश इज द की, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 18th लोकसभा फर्स्ट सेशन जो है प्रोटेम स्पीकर, अब यहां पर प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी काफी चर्चा हुई, काफी विवाद हुआ, ठीक है, किसको प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहिए। तो राष्ट्रपति जी ने प्रोटेम स्पीकर बनाया है भर्तृहरि महताब। जनरली ये क्या होता है, एक मतलब कह लीजिए ट्रेडिशन है कि जो सीनियर मोस्ट एमपी का मतलब एज वाइज नहीं, मतलब टेन्योर वाइज, कि जो सीनियर मोस्ट एमपी हैं उनको जो है कह लीजिए प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। तो यहां पर प्रोटेम स्पीकर के 2 मेन काम होते हैं। देखिए, प्रोटेम स्पीकर का पहला काम होता है, पहले उनको ओथ मतलब कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति जी। फिर वो प्रोटेम स्पीकर बनकर जो है जो नए सदस्य हैं उनको ओथ दिलाना,
और दूसरा जो उनका इंपॉर्टेंट काम होता है उसके बाद स्पीकर का चुनाव कराना। ठीक है, तो स्पीकर कौन चुने गए? ओम बिरला जी, ठीक है, दोबारा चुने गए, हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये जो है यहां पर प्रोटेम स्पीकर ने सबको ओथ दिलाई और स्पीकर का चुनाव कराना। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो लीडर ऑफ द हाउस होंगे, लोकसभा के सदस्य हैं तो लीडर ऑफ द लोकसभा होंगे। ठीक है, और जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष थे इससे पहले, अब हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो लीडर ऑफ द हाउस होंगे। कहां पर? राज्यसभा में। ठीक है जी। इस बार आपका लीडर ऑफ ओपोजिशन है, जो कि 2 टर्म से नहीं था, लीडर ऑफ ओपोजिशन बनाया गया राहुल गांधी को। और वो जो हैं, क्योंकि उनके पास 10% सीट्स हैं, ठीक है जी, 99 सीट्स हैं, विच इज मोर देन 10%, तो मिनिमम 10% सीट चाहिए होती हैं टू बिकम अ लीडर ऑफ ओपोजिशन, तो वो उनको बनाया गया है। सिमिलरली लीडर ऑफ ओपोजिशन इन राज्यसभा, वो लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा है, लीडर ऑफ ओपोजिशन इन राज्यसभा है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के लीडर है। ठीक है जी। प्रोटेम, प्रोटेम का मतलब होता है फॉर द टाइम बीइंग। चलिए आगे चलते हैं। मिनिस्टर ऑफ कोल इनिशिएटिव, इंडिया फर्स्ट एवर पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन इन झारखंड। ये कोल गैसिफिकेशन क्या होता है? देखो, गैसिफिकेशन नाम से कुछ समझ आ रहा है, गैस को बनाना। कोल से हम कई सारे, कोल क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन है, ठीक है जी, कार्बन का सोर्स है। तो उससे हम बहुत ज्यादा क्या है, क्या कर सकते हैं, गैसेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक मिथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कई जगह क्या है, कोल को निकालना जो है उतना फाइनेंशियली वाइबल नहीं है, तो वहीं पर अंडरग्राउंड ही कोल गैसिफिकेशन, या मतलब कह लीजिए हम इन गैसेस को प्रोड्यूस करके जो है निकाल रहे हैं। सो द फर्स्ट एवर ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव टू रेवोल्यूशनाइज द कोल इंडस्ट्री बाय यूजिंग इन सीतु। इन सीतु मतलब होता है वहीं पर, ठीक है, वहीं पर, उसी जगह पर। गैसिफिकेशन टू कन्वर्ट द वैल्यूएबल गैसेस, ठीक है, उन वैल्यूएबल गैसेस को बनाना और उनको निकालना। ठीक है, दीज गैसेस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस फर्दर नेचुरल गैस, केमिकल फीडस्टॉक, फ्यूल, फर्टिलाइजर्स, उनमें ये काम आएगा। ठीक है जी। तो ये जो है क्रूशियल बेनिफिट फॉर अनलॉकिंग कोल डिपॉजिट्स, जो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है वहां पर, मतलब कोल निकाला जाए वो उतना फिजिबल नहीं है, उतना कोल निकलेगा नहीं। हाँ, ये गैसेस इंपॉर्टेंट है, ये गैसेस हमारी फर्दर काम आ सकती है। नेक्स्ट है आपका 1975, इसको लेकर भी विवाद रहा कि इमरजेंसी की बात की गई, प्रेसिडेंट के एड्रेस में भी बात की गई। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी, डार्केस्ट चैप्टर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है जी। 49th एनिवर्सरी थी इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसीज बाय द कंट्रीज फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उस समय के राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन आपका बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि उस समय कौन राष्ट्रपति थे। उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। और यह भी कहा जाता है कि बहुत सारे इवन कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी नहीं पता था कि इमरजेंसी लगी है। सुबह मतलब अनाउंसमेंट होती है कि इमरजेंसी, रात में गए, साइन करवाया, अगले दिन इमरजेंसी। उसी के बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाकर आर्म्ड रेबिलियन जो है वर्ड बदला गया। और उसके बाद जो है यह भी कहा गया कि रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट के बाद ही जो है राष्ट्रपति जी इमरजेंसी लगा सकते हैं। 3 तरीके की इमरजेंसी होती है। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में स्टेट इमरजेंसी, या जिसको हम प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक कभी भी नहीं लगी है। ठीक है जी। और ये जो इमरजेंसी लगी थी 75 से 77, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लगी थी, क्योंकि जो इनका चुनाव था वो रद्द कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इनके ओपोजिट में थे राज नारायण, जो कि एक सोशलिस्ट थे। उन्होंने जो है केस लड़ा और बताया कि किस तरीके से जो आपका एक्ट है उसकी वायलेशन हुई है। ठीक है जी। और इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस हुई हैं, तो उस चीज को लेकर उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। इसी चलते जो है फिर एक तरफ जेपी आंदोलन चल रहा था, जयप्रकाश नारायण आंदोलन चल रहा था। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि कुछ विदेशी ताकतें हैं जो भारत पे हमला करना चाहती हैं। एक तरफ भारत में जो है कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन चल रहा है, विवाद चल रहा है, जेपी आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर जो है उसको कर्ब करने के लिए ये इमरजेंसी लगाया गया। ठीक है। सो दिस थिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ अनस्पेसिफाइड फॉरेन फोर्सेस इन्वेडिंग द कंट्री एंड इमीडिएट नीड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये 3 तरीके की कौन सी इमरजेंसी है मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा लॉन्चेस नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जनरली लैक ऑफ सैनिटेशन की वजह से, लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की वजह से डायरिया की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है जी। टू अटेन जीरो चाइल्ड डेथ्स ड्यू टू चाइल्डहुड डायरिया, यहां पर इसकी बात की गई है। डायरिया की रोकथाम
सफाई और ओआरएस से रखें अपना ध्यान। ठीक है, तो ये टैगलाइन दी गई है, कैंपेन का नाम दिया गया है डायरिया की रोकथाम, सफाई और ओआरएस से रखें अपना ध्यान। ठीक है, 2 फेजेस में किया जाएगा, जून में प्रिपरेटरी फेज और उसके बाद एडवांस फेज जो है, कैंपेन फेज जो है 1 जुलाई से 31 जुलाई। नेक्स्ट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्चेस 1 वीक 1 थीम। ठीक है, कैंपेन ये, अब ये क्या है 1 वीक 1 थीम, ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है सीधा। ठीक है, तो इसमें ये है कि सक्सेस स्टोरीज ऑफ इंडिया इन द डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हर हफ्ते एक पर्टिकुलर, मतलब कह लीजिए कहानी को लिया जाएगा, जो हमारी सक्सेस स्टोरी है उसको जो है बताया जाएगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जो यहां पे लिखा नहीं गया है पर मेरे दिमाग में, न्यूक्लियर साइंस है, स्पेस साइंस है, मिल्क रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन है। तो ये कुछ ऐसी कह लीजिए साइंस की हमारी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं जिनके बारे में हर हफ्ते आपको बताया जाएगा। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट है इंडिया चेयर 64th आईएसओ काउंसिल मीटिंग। तो ये इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग दिल्ली में हुई और वर्कशॉप हुई शुगर एंड बायोफ्यूल्स इमर्जिंग विस्तास। कहीं ना कहीं भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि बायोफ्यूल्स को जो है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। डेलीगेट्स फ्रॉम मोर देन 30 कंट्रीज, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर ज्वाइनिंग। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। ओके, हेडक्वार्टर लंदन में है, 85 कंट्रीज एज मेंबर कंट्रीज, 90% शुगर प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। वाई इज इंडिया सडनली अनेबल टू कंडक्ट इट्स रेगुलर सेंसस। ठीक है, अपना रेगुलर सेंसस नहीं, जो कि 2021 में होना था, वो नहीं हो रहा है। बहुत सारे देशों ने कंडक्ट कर लिया है डिस्पाइट द कोविड, बट कंसिडरिंग द स्केल ऑफ द कंट्री हो सकता है वो जो अभी तक डिले चल रहा था, सरकार ने ऑलरेडी कहा कि नई सरकार बनेगी तो उसके बाद जो है ये कंडक्ट किया जाएगा। तो इसको लेकर भी अब चर्चा होने लगी है कि ये सेंसस कब कंडक्ट किया जाएगा। क्यों जरूरी है? क्योंकि पॉलिसी मेकिंग के लिए, पॉलिसीज का इंपैक्ट क्या था वो जानने के लिए ये जरूरी है सेंसस कंडक्ट करना। सो इंडेफिनिटली पोस्टपोन किया गया। 44 कंट्रीज ऐसी हैं अभी तक जिनमें ये नहीं कंडक्ट हुआ है। ब्रिक कंट्रीज की बात करें, ब्रिक्स में इंडिया इज द ओनली कंट्री जिन्होंने सेंसस अभी नहीं किया है। और जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं लाइक पीडीएस, नेशनल फैमिली हेल्थ वेलफेयर, नेशनल फैमिली सिक्योरिटी एक्ट, डीलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसी जो है इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस सेंसस। फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी प्लानिंग एंड गवर्नेंस, ये सारी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिसोर्स बेनिफिट, ये कुछ सिग्निफिकेंस हैं सेंसस कैलकुलेशन के। हाँ, अगर हम इसके कुछ फैक्ट्स की बात करें तो पहला नॉन सिंक्रोनस सेंसस हुआ था 1872 में, गवर्नर जनरल लॉर्ड मायो। ठीक है जी, 1881 में लॉर्ड रिपन सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। फर्स्ट सेंसस इंडिया का जो हुआ है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 में, 2011 में सेंसस हुआ था, जो कि 15 सेंसस इन 1872 और 7 सेंसस था सिंस इंडिपेंडेंस। और इसके बाद अगर हम बात करें तो लगभग 121 करोड़ की पॉपुलेशन इसमें निकल कर आई थी। और अब जो है, जो कहा जा रहा है कि 144 करोड़ हम ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेंटर अमेंड्स 50-year ओल्ड रूल allows 6 month maternity leave for government employees in case of surrogacy also। देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में फीमेल एम्प्लॉइज को 2 बच्चों तक जो है 6 महीने की मैटरनिटी लीव दी जाती है, 6 months की मैटरनिटी लीव। अब यहां पर सरोगेसी के केस में भी जो है ये प्रोविजन रखा गया है। ठीक है जी, सो इस केस में, इन केस ऑफ सरोगेसी, द सरोगेट मदर एज वेल एज द कमिश्निंग मदर विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन मे बी गारंटेड मैटरनिटी लीव ऑफ 180 डेज। दोनों मदर्स को जो है 180 डेज की मैटरनिटी लीव दी जा सकती है। सरोगेट मदर शेल मीन द वुमन हु बियर्स द चाइल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द कमिश्निंग मदर। ठीक है जी, और यहां पर जो है चेंजेस किए गए हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972 में। इसके अलावा जो फादर है उसको पैटर्निटी लीव दी जाएगी 15 दिन की, जो दी जाती है जनरली भी। और ये 15 दिन की लीव जो है फादर को, पैटर्निटी लीव जो दी जाती है, ये 6 महीने के अंदर अंदर उसको ये लेनी होती है। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें, सो अ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट एंड अ सिंगल मेल सर्वेंट चाइल्ड केयर लीव फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 730 डेज। चाइल्ड केयर लीव भी दी जाती है 2 साल तक, 730 डेज तक, टिल द स्मॉलर किड या कह लीजिए यंगर किड बिकम्स अ 18 ईयर ओल्ड। ठीक है, जब छोटा बच्चा जो है 18 साल तक का नहीं हो जाता तब तक जो है मां
730 दिन या 2 साल की लीव ले सकते हैं, जिसमें होता है 15 दिन मिनिमम लीव लेनी होती है। 15-15 दिन करके या मतलब उससे ज़्यादा का टाइम पीरियड डिपेंडिंग अपॉन के पढ़ाई को लेकर, उनका रख-रखाव को लेकर, उनका कोई कह लीजिए बीमारी को लेकर जो है मदर जो है जो है वो ये छुट्टी ले सकती है। नेक्स्ट है आपका यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनाउंस द ग्रांट ऑफ मिनी रत्ना स्टेटस कैटेगरी 1 फॉर सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो यहां पर जो यूनियन मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनाउंस किया है मिनी रत्ना स्टेटस किसके लिए, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना कैटेगरी 1, मिनी रत्ना कैटेगरी 2, इसके बारे में मैंने पहले भी कई बार चर्चा की है। जो बच्चे नए हैं उनके लिए दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, या जिसको कई बार हम सरकारी कंपनीज बोलते हैं, दो उसमें भी थोड़ा सा ट्वीक है, थोड़ा सा चेंज है, बट एनीवेज उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है ये स्टेटस दिया जाता है, उनको ऑटोनॉमी दी जाती है कि वो अपने अकॉर्डिंगली जो है बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं। तो उस तरीके से इसको कैटेगराइज किया जाता है। जो सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं महारत्ना है। सो मिनी रत्ना कैटेगरी 2, मिनी रत्ना कैटेगरी 1, देन आपका जो है उसके बाद नवरत्ना, महारत्ना आता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिलेशंस, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश किया गया है 1974 में, पायनियर द कंट्री इन द फील्ड ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पर है, गाजियाबाद। नेक्स्ट है आपका 21st लाइव स्टॉक सेंसस होने जा रहा है इस साल, और इसके बारे में जानकारी दी जो मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह अलियास ललन सिंह, बिहार से आते हैं। और 21st लाइव स्टॉक सेंसस शेड्यूल्ड फॉर सितंबर टू दिसंबर 2024, और ये हर 5 साल में ये सेंसस होता है। जैसे ह्यूमन सेंसस की हमने बात की 2021 में पेंडिंग था, उससे पहले 2011 में हुआ था, हर 10 साल में होता है। लाइव स्टॉक सेंसस जो है हर 5 साल में किया जाता है, जिसमें सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और उनका हेड काउंट किया जाता है। अगर 20th लाइव स्टॉक सेंसस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो लगभग 53 करोड़, ठीक है 78, ठीक है 53 करोड़ जो है यहां पर लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन थी, इंक्रीज ऑफ 4.8% ओवर लाइव स्टॉक सेंसस 2012। 2012 के बाद जो है ये लगभग 4.8% बढ़ा था। और इसके अलावा 6% का डिक्लाइन हुआ है रिसेंटली इंडिजीनियस कैटल पॉपुलेशन में, और इसके पीछे एक लंपी डिजीज रिसेंटली आई थी, वो भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। आगे चलते हैं बैंकिंग एंड इकोनॉमी न्यूज में। सो सबसे पहले आपका आता है यूनियन मिनिस्टर्स फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। यहां पर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई। देखिए जीएसटी लागू हुआ था 2017 में, 1 जुलाई 2017 से, और जीएसटी जो है जीएसटी काउंसिल को लेकर अगर हम देखें तो उसका अध्यक्ष कौन होगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो केंद्रीय वित्त मंत्री है, और जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं। और इसमें कुछ डिसीजंस लिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे रेलवे सर्विसेज है, प्लेटफॉर्म टिकट होती है, रिटायरिंग रूम फैसिलिटी, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम, बैटरी ऑपरेटेड कार्स, इनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है जीएसटी से। इसके अलावा हॉस्टल सर्विसेज को एग्जेम्प्ट किया गया है, हॉस्टल अकोमोडेशंस को, टू द ट्यून ऑफ 20,000 पर पर्सन पर मंथ, ओनली इफ द स्टे इज अप टू 90 डेज, 90 दिनों तक अगर स्टे है तो वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया गया है। इसके अलावा जो है ये भी कहा गया डेडलाइन जीएसटी रिटर्न की बढ़ा दी गई है, सो दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जीएसटी ऑन कार्टन बॉक्स, सोलर कुकर्स, तो कुछ चीजों में जीएसटी रेट्स को कम किया गया है। ठीक है, मिल्क कैन्स हैं, और मिल्क कैन्स इररिस्पेक्टिव कि वो किस मटेरियल से बने हैं उनमें 12% जो है जीएसटी होगा। स्प्रिंकलर्स पर जो है इंक्लूडिंग द फायर एंड वाटर स्प्रिंकलर्स, इन पे यूनिफॉर्म 12% का टैक्स रखा गया है। जीएसटी काउंसिल की बात करें तो आर्टिकल 279A में आपको इसके बारे में मिलता है। और यहां पर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 101। तो इसको ऐसे याद रख लेना, मैं हमेशा से बोलता हूं कि 101 रुपए का शगन, जैसे भारत में हम 1001, 101 का शगन डालते हैं, तो 101 रुपए का जीएसटी का शगन डाला गया है। ठीक है जी, तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जीएसटी ऐड किया गया। नेक्स्ट आता है इंडिया में हाईएस्ट एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आई है सिंगापुर से 2023-24 में, सेकंड नंबर पे मॉरिशस में। पिछले कई सालों से जो है सिंगापुर से सबसे ज्यादा 2018-19 से जो है सिंगापुर से ही सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को देखें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जनरली जो है कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर में
बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, इसको हॉट मनी भी बोलते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा माना जाता है इकोनॉमी के लिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि पिछले लगभग 1-2 सालों में इसका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आ रही है वो कम हुई है। ठीक है, तो ओवरसीज कैपिटल इनफ्लोज इनटू इंडिया कॉन्ट्रैक्टेड बाय अबाउट 3.5% ड्यू टू ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट गवर्नमेंट डाटा। और एफडीआई जो सिंगापुर से आई है वो 31% तक कम हुई है। ठीक है जी, ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। इसके बाद यूपीआई ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड नंबर सामने आया है, 1400 करोड़। मई 2024 में 1400 करोड़ से ज्यादा की यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुई और उसमें 20 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। 20 लाख करोड़ मतलब 20 लाख भी नहीं है, उससे ज्यादा है। ठीक है, 20.45 लाख करोड़, जस्ट इमेजिन ऑफ द ट्रांजैक्शंस। ठीक है जी, और ये जो ग्रोथ है इट इज फिनोमिनल, मतलब 49% जो है हर साल इसकी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, यहां पर आप देख सकते हैं। एंड ये एक कह सकते हैं भारत के लिए एक बहुत सक्सेसफुल रेवोल्यूशन के रूप में इसको देखा जा रहा है। यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, रियल टाइम पेमेंट है जो आज के समय पर हम सब लोग यूज कर रहे हैं, ई वॉलेट्स के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, जिसमें आपको अकाउंट नंबर देने की जरूरत नहीं है, या तो क्यूआर कोड है या मोबाइल नंबर है या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका इंडिया ब्रिंग्स 100 टन ऑफ गोल्ड फ्रॉम यूके। 100 टन गोल्ड जो है हम यूके से भारत लाएंगे। अब ये क्या मतलब हुआ, 100 टन यूके से भारत लाएंगे? मतलब क्या भारत का गोल्ड था वो, ये यूके का गोल्ड था जो हम खरीद रहे हैं? जी नहीं, वो भारत का ही गोल्ड था जो यूके में पड़ा हुआ था। अब सवाल आता है कि यूके में क्यों पड़ा हुआ था। 1991 में जब भारत में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है और बहुत सारा भारत का गोल्ड हम गिरवी रखते हैं, तो वो जो है जनरली वो क्या रखा जाता है, लंदन में रखा जाता है। बहुत सारे देश ये सेम प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि समय के साथ साथ दो हमने एक ही साल में उसको रीपे भी कर दिया, बट वी कंटिन्यू टू होल्ड दैट गोल्ड इन द लंदन ओनली। ठीक है, जो फॉरेन ट्रेजरीज हैं उनमें हम उसको रख रहे हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होता है कि हमें उस गोल्ड का रख रखाव करने की जरूरत नहीं, हम एक पर्टिकुलर अमाउंट उनको पे करेंगे फॉर द सर्विसेज एंड दे कीप टू कंटिन्यू दैट गोल्ड। और उसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, ग्लोबल ट्रांजैक्शन, ठीक है, जिसमें गोल्ड का खरीदना बेचना है, तो वो वहीं से जो है वो गोल्ड खरीदा बेचा जा सकता है। तो इट वुड बी इजी टू डू द ट्रांजेक्शन, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है कम पड़ती है। बट रशिया का, कह लीजिए रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इसी तरीके से जो रशिया के एसेट थे, अब ये है तो भारत का एसेट, वैसे ही रशिया के एसेट जो विदेशों में पड़े थे, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में, वो उन्होंने फ्रीज कर दिए। अब इससे क्या हुआ कि रशिया अपने ही गोल्ड को, या कह लीजिए अपने ही एसेट्स को यूज नहीं कर पा रहा है। तो इसको लेकर दुनिया भर में एक चिंता का विषय है कि कल को अगर आप मान लीजिए जियोपॉलिटिकली कोई ऐसा सिनेरियो बनता है जो यूरोप को पसंद नहीं आता है, और वो सीधा सीधा आपके एसेट को फ्रीज कर लेते हैं, तो आपकी इकोनॉमी पर सीधा सीधा इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, जैसा कि रशिया की इकोनॉमी पे देखने को मिला। तो इस सारे कह लीजिए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमने ये गोल्ड भारत में वापस लाने का, मतलब ऐसा नहीं कि सारा का सारा गोल्ड आ रहा है वापस, पर इसमें से जो गोल्ड बाहर पड़ा है वो उसमें से 100 टन गोल्ड जो है वो भारत में वापस आ रहा है। अच्छा, एक और ट्रेंड है पिछले 3-4 सालों में, लगातार जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो फॉरेक्स रिजर्व्स की हम बात करते हैं, उसमें जो गोल्ड का परसेंटेज है वो लगातार भारत सरकार या कह लीजिए आरबीआई उसको बढ़ाती जा रही है। इसके पीछे भी एक कारण है कि डॉलर जो है उस पे जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का वो थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, और जो बाकी करेंसीज हैं उन पे कॉन्फिडेंस बढ़ा है या उनमें ट्रेड ज्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है तो उस केस में गोल्ड जो है वो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। और यही एक कारण है कि भारत सरकार या अगेन आरबीआई इज गोइंग टुवर्ड्स द गोल्ड। तो ये पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी है, दैट इज बीइंग रिटन ओवर हियर। ठीक है जी, तो आप ये देख लीजिए 100 टन, ठीक है, अपने वॉल्ट में आएगा, ठीक है जी, गोल्ड, एंड फ्रॉम द बैंक ऑफ इंग्लैंड। अब भारत में गोल्ड जो है, जितना विदेश में भारत का गोल्ड पड़ा है उससे ज्यादा गोल्ड वो भारत में ही होगा। ठीक है, टोटल गोल्ड हेल्ड जो है इंडिया के पास वो 822 मेट्रिक टन है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है जो एसबीआई की मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो हो चुकी है 8 लाख करोड़। अब इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि एसबीआई के जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है जी, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, प्राइस ऑफ ईच शेयर, प्राइस ऑफ ईच शेयर। तो उससे क्या होता है, उससे कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन पता लग जाती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी के 1 करोड़ शेयर्स हैं और मान लीजिए जो है 5 रुपए का एक शेयर है फॉर एग्जांपल, तो मार्क 5 × 1 करोड़ कितना हो गया? 5 करोड़। तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी हो गई? 5 करोड़ रुपए। तो इसी तरीके से जो है एसबीआई की मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी है 8 लाख करोड़, ठीक है। तो यहां पर रिसेंटली एसबीआई का जो शेयर है, पर शेयर प्राइस वो 900 रुपया क्रॉस किया। इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी, भारतीय एयरटेल, इंफोसिस, आईसीआईसीआई बैंक भी इस माइलस्टोन को अचीव कर चुका है। सातवीं ऐसी कंपनी हो गई है जो 8 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस करेगी। नेक्स्ट आता है सिक्योरिंग द हीरोज ऑफ हाईवेज सारथी सुरक्षा पॉलिसी। ये अशोक लीलैंड के द्वारा लाई गई है कि जो भी इनके ट्रक्स को चलाएगा उनको ये कह लीजिए इंश्योरेंस कवर, जो ड्राइवर्स होंगे उनको ये इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। 10 लाख का जो है ये इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करने के लिए है और उनको एक सुविधा प्रदान करने के लिए है। नेक्स्ट आता है स्पुतनिक। सो पेरू अडॉप्ट्स इंडियाज यूपीआई इंस्पायर्ड इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है ये इतना सक्सेसफुल माना जा रहा है कि दुनिया के बहुत सारे देश, इवन डेवलप्ड कंट्रीज तक जो हैं इस सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं और यूएस भी इसको स्टडी कर रहा है। इसको ये कहा जा रहा है कि इंडिया के पेमेंट सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज जो है यूपीआई ने कर दिया है। जैसा कि अभी हमने देखा भी, 20 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन एक महीने में, ठीक है। इसमें कुछ नेशंस हैं, श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल। ये देशों ने ऑलरेडी जो है यूपीआई पेमेंट्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। इसके बाद एनवीडिया ओवरटेक माइक्रोसॉफ्ट टू बिकम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी जो है कौन सी हो गई है? एनवीडिया, जिसने माइक्रोसॉफ्ट को ओवरटेक कर लिया है, ठीक है। तो वैसे अगर हम ओवरऑल देखें दुनिया की जो सबसे वैल्यूएबल कंपनीज कौन कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, मेटा दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम जो चलाता है, और एनवीडिया, ठीक है जी। तो ये जो है solidifies its position most valuable company after partners Dell and Super Microcomputer received server orders from Elon Musk AI startup। तो ये था आज का सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप यू लाइक द सेशन। थोड़ा बड़ा था सेशन पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, नेशनल न्यूज की हम बात कर रहे हैं और सरकार बनी थी, बहुत सारी नई चीजें थी, इसीलिए हमको इसको डिस्कस करने में इतना समय लगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए परचम क्लासेस।